मैंने 7 साल की उम्र में घर का पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। दूसरी क्लास में मैंने अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड 3 दिन में पूरे खर्च कर दिए, हर एक में 100 मिलियन। मिडिल स्कूल में मैं और आगे बढ़ गया, कंपनी के ज्यादातर स्टॉक बेच दिए, लगभग 10 बिलियन रुपए निकाल लिए और 1 महीने के अंदर हर एक पैसा उड़ा दिया। इसने पूरे टीएन हाई में एक फाइनेंशियल भूकंप ला दिया और मेरे पापा का अपनी कंपनी से कंट्रोल लगभग चला गया। सिर्फ 10 साल में मैंने 100 बिलियन की कंपनी को पूरा खाली कर दिया। फिर आज मेरे पापा ने फोन करके बताया कि फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और घर आकर खेती करने को कहा। हजारों मील दूर मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं होती जिसमें मेरे पापा डूबे होंगे। बैंकरप्ट होने की खबर दुख या मायूसी नहीं लाती, बस एक लंबी धीमी राहत की सांस। मैंने पूंछ एक तरफ फेंक दिया और बाथरूम के फर्श पर लेट गया बिना किसी फिक्र के। है तुम खराब सिस्टम, तुमने सब सुन लिया। मेरी फैमिली का दिवाला निकल गया है। जाओ अपने लिए कोई और होस्ट ढूंढो। जो पैसा मैंने तुम पर खर्च किया उसे कुत्ते का खाना समझ लो। ऐसा मत कहो होस्ट, सिस्टम लगभग पूरा बन गया है, तुम अब छोड़ नहीं सकते। एक मशीन जैसी आवाज चालाकी से भरी मेरे दिमाग में गूंज उठी। जैसे ही मैंने यह सुना मेरा खून खौल उठा। पूरा बन गया? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तुम पर 10 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। एक सुअर भी अब तक बच्चे दे देता। तुम बस मुझसे पैसा लूटते हो। मैं थक गया हूँ। इस सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए मैं हर दिन पैसे के लिए भाग दौड़ करता रहा हूँ। मैंने तो हुआ का नंबर एक फजूल खर्च करने वाला का खिताब भी पा लिया। और किस लिए? सब सोचते हैं कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन सच तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मैं, बिना किसी शक के, सबसे दुखी अमीर बच्चा हूँ, जबकि दूसरे अमीर बच्चे स्पोर्ट्स कार में घूमते हैं और खूबसूरत लोगों के साथ होते हैं। मैं छोटे मोटे काम करता हूँ सिर्फ खाना खरीदने के लिए, हर दिन बचे खुचे पर जीता हूँ। ये सब बस इतना पैसा जमा करने के लिए ताकि सिस्टम को खिला सकूं। 10 साल हो गए हैं और कोई तरक्की नहीं दिखी। मैं थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ। होस्ट, हम बहुत करीब हैं, बस 2.3 मिलियन और ये हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, इस खराब सिस्टम ने मुझे इतनी बार ठगा है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे प्यारे होस्ट, ये सच में आखिरी ट्रांसफर है। जैसे ही तुम भेजोगे सिस्टम पूरा लोड हो जाएगा। मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। घर की फ्लाइट का पैसा अलग करने के बाद ठीक 2.3 मिलियन बचे हैं। ये खराब सिस्टम मुझे पूरा निचोड़ना चाहता है। बिल्कुल नहीं, अगर मैंने एक और पैसा भेजा तो मैं बेवकूफ हूँ। क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आयरन मैन सूट के ब्लूप्रिंट्स भी रख दो तो भी मैं एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। मेरा फैसला पक्का है। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक पूरा आर्मर्ड सूट का डिजाइन दिखा। डिजाइन इतना खूबसूरत था कि सांस रुक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ। कौन सा आदमी इसको मना कर सकता है? होस्ट, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारी अभी की स्किल से तुम ये नहीं कर सकते। ब्लूप्रिंट्स होने के बाद भी तुम इसे बना नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझ पर भरोसा करो, बस 2.3 मिलियन और सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तुम्हारा होगा। मैंने मुश्किल से घूंट भरा। मजबूत रहो, यह एक जाल है, मुझे रुकना होगा। ठीक है, ट्रांसफर कर दो। मैं मान गया। 1 सेकंड बाद बैंक की नोटिफिकेशन आई। मैं गिनना भूल गया हूँ कि कितनी बार मैं पूरा खाली हो चुका हूँ। मैंने खुद को झाड़ा, खड़ा हुआ और एक लंबी सांस ली। जो भी हो, इतनी बार ठगे जाने के बाद एक और क्या फर्क पड़ेगा। मैंने सफाई के औजार अभी रखे ही थे कि अचानक मेरे सर में भारीपन महसूस हुआ। फिर एक साफ आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। इसके बाद मशीन जैसी कई घोषणाएं आईं। सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा लोड हो गया। होस्ट के बेसिक स्टैट्स बढ़ा दिए गए। स्टार्टर गिफ्ट पैक दे दिया गया। शॉप अब खुल गई है। मैं जम सा गया। इस बार यह सच है, खराब सिस्टम ने सच में काम कर दिया। जैसे ही मेरे दिमाग में बात बैठी, सिस्टम का पर्सनल डैशबोर्ड दिखने लगा। होस्ट कोल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, प्रेस्टीज 0, वेल्थ 20,000, अपीयरेंस 88, मैथ 61, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 7, बायोलॉजी 7, कंप्यूटिंग 7, लैंग्वेज 100। मैंने अपने स्टैट्स को देखा और मुझे गुस्सा आ गया। बस यही? ये है तुम्हारा बड़ा अपग्रेड? सब कुछ बस मुश्किल से पास क्यों है? होस्ट, ये सिस्टम की बढ़ोतरी की आखिरी सीमा है। 7 का स्कोर तो धरती के ज्यादातर लोगों से पहले ही आगे है। सिर्फ मैथ में ही कम से कम 99% लोग तुमसे नीचे हैं। मैंने अपने हाथ बांध लिए। काफी नहीं है। मेरा अपीयरेंस स्कोर बहुत कम है। इसे बढ़ाओ या मुझे रिफंड चाहिए। एक लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद मैंने सिस्टम को मना लिया कि वह मेरा अपीयरेंस स्कोर 92 तक बढ़ा दे। अब मैं सच में बाहर चमक सकता हूँ। और इसी बीच मुझे समझ आ गया कि सिस्टम असल में कैसे काम करता है। बेहतर चीजें बनाने के लिए मुझे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। लेवल 1 पर आर्मर्ड बैटल सूट जैसी कोई चीज बनाने का कोई मौका नहीं है। मुझे अपने बेसिक साइंस स्टैट्स भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि बड़ी खोजें मुझे खुद बनानी होंगी, मुफ्त में नहीं मिलेंगी। लेवल अप करने के दो मुख्य तरीके हैं, प्रेस्टीज पॉइंट्स और वेल्थ पॉइंट्स। नाम और पैसा, सीधी बात। शॉप में ब्लूप्रिंट्स और क्राफ्टिंग टूल्स को अनलॉक करने के लिए भी इनमें से किसी एक की जरूरत होती है। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, क्योंकि आखिर वह पल आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। स्टार्टर गिफ्ट पैक खोलना। 10 साल तक इस सिस्टम को खिलाया है, यकीनन स्टार्टर गिफ्ट पैक निराश नहीं करेगा। एक मैथ सॉल्वर कार्ड, डिफिकल्टी 7, एक मिनी ग्राफीन बैटरी का ब्लूप्रिंट। सच में बस यही? कम से कम एक कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे देते। इस बार मोल भाव काम नहीं आया।
मैंने न चाहते हुए भी उस मामूली स्टार्टर गिफ्ट पैक को मान लिया। घर जाने से पहले मैं स्कूल की लैब में रुका। मैंने मिनी ग्राफीन बैटरी का एक काम करने वाला सैंपल बनाया। एक बार जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास अब अमीर बच्चे होने की सुविधा नहीं होगी। ऐसी चीज बनाने के लिए साधन शायद मुझे नहीं मिलेंगे। ग्रैंडर एकेडमी दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल शायद ना हो, लेकिन उनका सामान बहुत अच्छा है, उस महंगी फीस के हर पैसे के लायक। स्कूल मुझे जाते देखकर बहुत खुश है। अमीर बच्चों से भरे स्कूल में फीस तो बस शुरुआत होती है। हमेशा इनकम का दूसरा दौर होता है जिसे निचोड़ा जा सके। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। स्कूल मुझसे एक पैसा भी नहीं निकाल पाया। उल्टा वह मुझे अच्छी सैलरी देते रहे हैं। वह बच्चा हर दिन बाथरूम साफ करने में मेहनत करता था। अच्छा, वह गरीब वाला आखिर चला गया। लेकिन अब बाथरूम कौन साफ करेगा? प्रिंसिपल ने आह भरी, आधा राहत में और आधा परेशानी में। प्रिंसिपल, कोल कहाँ है? एक बूढ़ा आदमी घबराहट में ऑफिस में घुसा। चला गया। अब तक एयरपोर्ट पर होगा। तुम बेवकूफ! तुमने अभी एक जनरेशन के जीनियस को जाने दिया। एक ऐसा आदमी जो ग्रैंडियर एकेडमी को मशहूर बना सकता था। प्रिंसिपल पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहा। एक 17 साल का लड़का ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा है। हे भगवान, यह लड़का दुनिया बदलने के लिए बना है। बूढ़ा आदमी पछतावे से भरा हुआ था। प्रिंसिपल को जरा भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। प्लेन में बैठे हुए मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरे प्रेस्टीज पॉइंट्स 340 हो गए थे। तब मुझे याद आया, मैं ऑपरेशन लॉग मिटाना भूल गया था जब मैंने बैटरी सैंपल बनाया था। किसी ने उसे ढूंढ लिया होगा, मुझे फिक्र नहीं है। सिर्फ लॉग से आखिरी प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर करना काफी नहीं है। उसके ऊपर से बैटरी को असल में इस्तेमाल करने के लिए एक खास कंडक्टिव इंटरफेस चाहिए। मेरी बैटरी सबसे अलग रहेगी। क्योंकि मुझे अभी प्रेस्टीज पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने उन सबको अपने मैन्युफैक्चरिंग लेवल को बढ़ाने में लगा दिया। खराब सिस्टम ने मुझे चेताया था कि जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 पर नहीं पहुंचता, मेरे बेसिक साइंस स्टैट्स में से कोई भी लैंग्वेज के अलावा 7 से आगे नहीं बढ़ सकता। मैथ में वह एक एक्स्ट्रा पॉइंट 10 साल तक सिस्टम को खिलाने का मेरा इनाम है। कितना बड़ा धोखा है। फिर भी एक्सपीरियंस बार को 3001 तक बढ़ते देखकर थोड़ी खुशी तो मिली। लेवल 2 ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर मैं वेल्थ पॉइंट्स इस्तेमाल करूं तो एक्सचेंज रेट क्या है? 10,000 हर एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। जाहिर है, यह खराब सिस्टम मुझे खाली करने के तरीके ढूंढता रहता है। अब से मैं सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट से लेवल अप करूंगा। एक पैसा भी इस खराब सिस्टम को नहीं जाएगा। मैंने यह कसम चुपचाप ली। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने अपने माँ बाप को एक बोर्ड पकड़े देखा। वह अच्छे कपड़ों में थे, 7 या 8 बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। मैंने पलक झपकाई। लग्जरी कार, पूरी सिक्योरिटी। क्या ये सच में बैंकरप्ट लोग हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मैं उनके पास गया, लिली ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, तुम्हें इतने वक्त तक अकेला छोड़ने के लिए। देखो तुम्हें कितने पतले हो गए हो। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि $8 मिलियन हर महीने काफी नहीं होंगे। ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अलग से पैसा भेजना चाहिए था। विक्टर की पलक फड़की। ये औरत अब एक मुसीबत खड़ी करने वाली है। क्या तुमने पहले ही काफी नुकसान नहीं कर दिया? माँ, क्या हम बैंकरप्ट नहीं हैं? विक्टर ने मुंह खोला, लेकिन लिली ने पहले ही बात काट दी। तुम्हारे पापा की कंपनी चली गई है। हाँ, लेकिन मेरे पास अभी भी पैसा है, तो तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जो भी चाहिए बस बताओ, मैं अभी भेज दूंगी। बढ़िया। खराब सिस्टम ने यह सब जरूर सुन लिया होगा। बस वक्त की बात है जब वह और पैसा मांगने आएगा। जैसे ही मैंने सोचा, एक आवाज आई और मेरे पैनल पर एक नया क्वेस्ट दिखा। कैसा मास्टर क्राफ्ट्समैन है जिसके पास अपनी कंपनी नहीं है? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस के रूप में इसे वापस जिंदा करना तुम्हारा फर्ज है। क्वेस्ट: स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के सारे कर्ज चुकाओ, पूरे ऑपरेशंस वापस शुरू करो और बिजनेस को फिर से शुरू करो। इनाम: 900 प्रेस्टीज पॉइंट्स, एक चार्म पॉइंट और एक फ्री शॉप ड्रॉ। मैंने चैन की सांस ली। ये अभी भी पैसे से जुड़ा क्वेस्ट है, लेकिन कम से कम इस बार ये सिस्टम की जेब में नहीं जा रहा। पापा, क्या सच में कंपनी को बचाया नहीं जा सकता? मैंने पूछा, हालत जांचने के लिए। विक्टर ने मुझे चुपचाप गर्व से देखा। मेरा बेटा आखिर बड़ा हो गया है। पैसा मांगने की बजाय कंपनी के बारे में पूछ रहा है। लेकिन यह बेकार है। पैसे का अंतर बहुत ज्यादा है। पिछले 2 साल से कंपटीशन बहुत मुश्किल रहा है और हमें बहुत वक्त से कोई अच्छा डील नहीं मिला। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे अफसोस है। अगर मैंने कंपनी का पैसा खाली न किया होता तो ये हालत नहीं होती। लिली ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, साफ तौर पर गुस्से में। खुद को दोष देने की हिम्मत मत करना। तो क्या हुआ अगर तुमने कुछ पैसा खर्च कर दिया? कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पापा की वह कंपनी वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कमाने वाली थी। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना आखिर में वह बैंकरप्ट हो ही जाती। विक्टर को साफ दर्द हो रहा था, लेकिन इस घर के सबसे नीचे वाले सदस्य के रूप में उसने यह सह लिया। सच कहूं तो लिली पूरी तरह गलत नहीं थी। मैं इस बात में नहीं पड़ूंगा कि बैंकरप्सी के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। अब बस यही जरूरी है कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को बचना होगा। माँ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? जितना लिली अपने बेटे से प्यार करती थी, बिना किसी शर्त के, हर तरह से। उन शब्दों ने उसके दिल को झटका दिया। मेरा ये प्यारा बेटा अपने पापा को बर्बाद करने के बाद अब अपनी माँ के पीछे पड़ गया है। कैश में ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास जमीन जायदाद, स्टॉक्स और ऐसी चीजें हैं। इसमें से कुछ भी तुम्हारे पापा की कंपनी से जुड़ा नहीं है। ये सब तुम्हारा है।
माँ, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस लाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उसके लिए काफ़ी पैसा है? लिली हैरानी से देखती रही, कुछ बोल नहीं पाई। विक्टर को ठंडा पसीना आ गया। विक्टर ने मुश्किल से अपना नुकसान कम किया था और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे बचाया था। फैमिली के लिए आखिरी सहारा जमा कर रहा था और अब यह बच्चा सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। विक्टर ने गला साफ किया। बेटा, कंपनी का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम अभी छोटे हो, स्कूल पर ध्यान दो। मैं तुम्हें कुछ दिन में नया स्कूल ढूंढ दूंगा। 2 साल चुपचाप पढ़ाई करो। मैं ये सब नहीं सुनूंगा। मैंने लिली के गले में हाथ डाले और मिन्नत की। माँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे पैसा दो और मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस लाऊंगा। अगर मैं इसे नीचे गिरा सकता हूं तो मैं इसे वापस ऊपर भी ला सकता हूं। विक्टर का चेहरा पूरी मायूसी से भर गया। सब खत्म हो गया। उसका ये बेवकूफ बेटा रुक ही नहीं सकता। जिंदगी बहुत बहुत लंबी लग रही है। मैंने लिली का फोन लिया और तुरंत उसकी जायदाद देखने लगा। मुझे नहीं पता कि ये काफी होगा या नहीं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए। पापा, लगभग कितने की बात कर रहे हैं हम? विक्टर का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। खामोशी। उसने जवाब देने से मना कर दिया। लिली ने घूंट भरा। बेटा, परसों कोर्ट जगह को सील करने आ रहा है। तुम इतने कम वक्त में इतना पैसा जमा नहीं कर सकते। विक्टर तुरंत खुश हो गया। सही, कोई कैश पैसा नहीं है। अगर बच्चा खर्च करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। मैं चिंता में पड़ गया। बैंक लोन का क्या? लिली का चेहरा अजीब हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। विक्टर थोड़ा हंसा। बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैंक हमें कुछ देगा? बैंक ही हमारा सबसे बड़ा कर्जदाता है। हमारा नाम काट दिया गया है। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इतना सब बचाने के लिए। मैंने लंबी सांस ली और जल्दी से चीजें बेचने का तरीका सोचने लगा। हम घर नहीं जा रहे क्या? मैंने अचानक देखा कि हम बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज स्टेला का 17वां जन्मदिन है। हम उनके घर जा रहे हैं मुफ्त खाना खाने। लिली ने बताया। मैं अभी घर आया था और हम अभी से दिवालिया होने और पार्टी की बातें कर रहे हैं। कंपनी के बंद होने से लिली डर गई है। उसने सोचा है कि अब खर्च कम करना पड़ेगा। मुफ्त खाना तो मुफ्त खाना ही होता है। स्टेला, मेरी आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता। पहले दिन वापस आया हूं और अभी से उससे मिलना पड़ेगा। विक्टर ने सर हिलाया। हाँ, सच में कितनी शर्म की बात है। पहले मैंने उसके पापा को शराब पिलाई थी और एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। फिर मैंने वह चीज खो दी और अब हमारी हालत ऐसी है कि हम उनके दरवाजे पर जा भी नहीं सकते। लिली ने नाउम्मीदी से अपना सर हिलाया। इतनी जरूरी चीज कोई कैसे खो सकता है? स्टेला एकदम परफेक्ट बहू होती और तुमने उसे ऐसे ही गंवा दिया। मैं चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। सच तो यह है कि वह शादी का कॉन्ट्रैक्ट घुमा नहीं था। मैंने उसे चुराया था। तब मैं सिस्टम को पैसे देने के लिए बहुत बेचैन था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और स्टेला को $5 करोड़ में वापस बेच दिया। यह तो इतिहास का सबसे अजीब ब्रेकअप होगा। पहले स्टेला ने सोचा कि उसने अच्छा सौदा किया है, लेकिन जितना उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे गलत लगा। यह लड़का रिश्ता तोड़ने आता है और उससे इसके लिए पैसे भी लेता है। कितनी हिम्मत है इसकी। वह बदला लेने आई थी, लेकिन मैं तब तक विदेश जा चुका था। पूरा मामला ऐसे ही खत्म हो गया। मैं डिनर से बचने का बहाना बनाने ही वाला था कि तभी कुछ समझ आया। स्टेला का जन्मदिन, वहां बहुत सारे अमीर मेहमान होंगे, है ना? लगभग सब बड़े पैसे वाले। अगर मेरा रिश्ता बहुत पुराना नहीं होता हैरोल्ड के साथ तो शायद हम लिस्ट में भी नहीं होते। मैं मुस्कुराया। एक कमरा अमीर लोगों से भरा हुआ। लगता है पैसे निकालने का अच्छा मौका है। एक काम पूरा करना है। घमंड इंतजार कर सकता है। जैसे ही हम तीनों एसयू फैमिली के घर पहुंचे तुरंत शोर शराबा शुरू हो गया। FWAS का नंबर 1 बेकार आदमी, 10 साल का खर्च करने वाला चैंपियन, तियानहाई का पैसे उड़ाने वाला राजा, एक जिंदा लेजेंड उनके बीच चल रहा है। वह वापस आ गया है। यंग कोल, तुम आखिर वापस आ गए। और ज्यादा देर होती तो पता नहीं मैं कैसे जीता। एक मोटा, बहुत उत्सुक आदमी मेरे पैरों पर गिर गया। मैं सच में भावुक हो गया। यह रिको है। जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तब वही हमेशा मेरा ख्याल रखता था। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारे बिना मेरे पापा ने मुझे पहले से भी ज्यादा परेशान किया है। पहले हफ्ते में एक बार होता था, अब दिन में 3 बार होता है। यार, जिंदगी मुश्किल रही है। मुझे छोड़ दो। मैं अब बेकार आदमी नहीं रहूंगा। आज से मैं फैमिली को वापस शान दिलाऊंगा। रिको की छोटी आंखें बड़ी हो गईं। और खर्च नहीं? मैंने समझाने की कोशिश नहीं की। मैं पहले ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि एक लड़की चांदनी जैसी सफेद ड्रेस में सीधे मेरी तरफ गुस्से में आ रही थी। हर कदम में गुस्सा था। मैं उसकी तरफ मुड़ा और हार मानकर मुस्कुराया। स्टेला, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तुम हर बार और खूबसूरत लगती हो। स्टेला ने गुस्से में सांस छोड़ी। सोचा नहीं था कि तुम सच में वापस आओगे। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए विदेश में ही रहोगे। मैं कैसे कर सकता था? तुम तो हर वक्त मेरे बारे में सोच रही थी। तुम्हें और इंतजार करवाना गलत होता। मैंने सबसे पहली फ्लाइट पकड़ी, काम के लिए। मैं कुछ भी कहूंगा। जन्मदिन मुबारक हो स्टेला। मैंने अपनी जेब से एक चांदी का हेयर क्लिप निकाला। यह मेरी छोटी बहन के लिए था, लेकिन अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। स्टेला मुझ पर गुस्सा करने के लिए आई थी, लेकिन इस बात ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसने लाल चेहरे के साथ उसे ले लिया और अंदर भाग गई।
उसे जाते हुए देखकर मैं सोचने लगा, पिछले 2 सालों में वह सच में बदल गई है। और उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचकर, यार, मैंने सच में अपने आप को कम समझा। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही बुरा लगता है। और तभी एक नया ख्याल आया, सीधे उसके पीछे जाओ। मैंने हमेशा सोचा है कि एक बड़े अमीर प्लेबॉय के तौर पर एक अच्छी लड़की के कमरे में अंदर बाहर जाना बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं अंदर चला गया जैसे ये जगह मेरी हो। स्टेला वहां बैठी थी, अपने हाथों में हेयर क्लिप घुमाते हुए। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई अंदर आया है। तभी एक चीख हवा में गूंज उठी। मैं आगे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत, मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि नीचे वाले सब ऊपर भाग कर आ जाएं। तुम क्या कर रहे हो? उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज ने उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। धीरे से मैंने अपना हाथ छोड़ा। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह शादी का कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने तुम्हें 2 साल पहले दिया था, वह असल में एक कॉपी थी। असली वाला अभी भी मेरे पास है। जिन वजहों को वह बता नहीं सकती थी, उनसे स्टेला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पापा, सच में। थोड़ी सी शराब पीकर उसने अपनी बेटी की जिंदगी इस बेकार आदमी के नाम कर दी। लेकिन तब उसने सोचा, रुको, क्या वह और अच्छा दिखने लगा है? तो यह है डील। मैं इसे अभी भी 5 करोड़ पर ही रखूंगा जैसे पहले था। पैसे भेज दो और मैं तुम्हें असली कॉन्ट्रैक्ट ला कर दूंगा ताकि तुम उसे खुद फाड़ सको। बिल्कुल नहीं, तुम बेशर्म आदमी। बाहर जाओ। आधी विला ने उसकी गुस्से वाली चीख सुनी। जब मैं स्टेला के कमरे से चुपचाप बाहर निकला, कमरे में हर आंख मुझ पर टिक गई। वही पुराना, सिर्फ खर्च करने वाले चैंपियन में ही इतनी हिम्मत हो सकती है। मिस्टर सू, अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेला और मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे थे, क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक मुट्ठी जो रेत की बोरी जितनी बड़ी थी सीधे मेरे चेहरे की तरफ आई। मुझे पूरी तरह से नीली आंख मिल गई। बाकी का डिनर बिल्कुल बेजार था। लिली पूरे समय मेरा ख्याल रखती रही, हर कुछ मिनट में मेरी आंख पर मरहम लगाती रही। विक्टर दूसरी तरफ अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। अपनी हद में रहना चाहिए था येसु फैमिली की छोटी राजकुमारी को परेशान करने के बजाय। हैरल्ड, बहुत अच्छा किया। मैंने टेबल के उस पार स्टेला को एक दुखी नजर से देखा, लेकिन उसने मुझे अपनी जुबान दिखाई एक खुरुश मुस्कान के साथ, जिसने सब कुछ और बुरा कर दिया। जैसे ही डिनर खत्म होने लगा और हैरल्ड अपनी जगह से उठा, मैंने अपना मौका पकड़ा। मैं चुपचाप स्टेला के पास चला गया। स्टेला, तुम्हारी फैमिली के पास कहीं माइक्रोफोन होगा, है ना? मुझे उधार दे दो। स्टेला ने खुद से कहा कि उसे मुझे इग्नोर करना चाहिए, फिर भी उसने पूछ ही लिया, तुम्हें माइक्रोफोन किस लिए चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरा चेहरा गंभीर और स्थिर था। मुझे कुछ जरूरी बताना है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। स्टेला ने अपने दोनों हाथ अपने गर्म गालों पर रख लिए। वह सबके सामने इजहार करने वाला तो नहीं है, है ना? वह इसके लिए तैयार नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि उसने वापस आते ही शादी के कॉन्ट्रैक्ट की बात की। वह बेकार है, ठीक है, लेकिन वह सच में थोड़ा हैंडसम तो है। उस नीली आंख के साथ भी, सच में। हजार ख्याल उसके दिमाग में दौड़ गए एक ही सेकंड में। वह पूरी तरह से जम गई। स्टेला, ठीक है ना? बिना जाने कि क्यों, स्टेला ने सर हिलाया। माइक्रोफोन कहाँ है? उसने पास के काउंटर की तरफ इशारा किया। स्टेला जमीन की तरफ देख रही थी, इतनी घबराई हुई थी कि मुझे देख नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि वह सच में इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। मैंने माइक्रोफोन पकड़ा, गला साफ किया और बिना हिचकिचाए बोला, देवियों और सज्जनों, नमस्ते। जैसे ही मेरी आवाज कमरे में गूंजी, हर सर मेरी तरफ घूम गया। हैरल्ड वापस विक्टर के बगल में अपनी जगह पर बैठ गया। विक्टर और लिली को घूर रहा था, एक बहुत उलझे हुए चेहरे के साथ। विक्टर और लिली ने एक दूसरे को बेबस नजर से देखा। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी भी सही से अंदाजा नहीं लगाया कि वह क्या करने वाला है। हैरल्ड ने स्टेला की तरफ देखा। उसका चेहरा लाल था, उसके चेहरे पर तनाव था। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी बंद की। अगर इस छोटे बदमाश ने हिम्मत की तो कुछ भी सोचने की, मैं पक्का करूंगा कि दूसरी आंख भी वैसी ही हो जाए। सब लोग सोचते हैं कि मैं बेकार आदमी हूं, लेकिन मैं यहाँ कहने आया हूं कि यह सिर्फ नासमझी की दुनिया है। क्योंकि मैं सिर्फ खर्च करना नहीं जानता, मैं बनाना भी जानता हूँ। रिको ने नीचे अपना सर खुजाया, परेशान था। क्या वह सच में गंभीर है? क्या इसका मतलब है कि अब यह टाइटल मुझे मिलेगा? जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मुझे पता चला कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी बंद हो गई है, और मैं यहाँ खड़ा होकर यह दिखावा नहीं करूंगा कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का अकेला वारिस होने के नाते इसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। अमीर मेहमानों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ये लड़का क्या कर रहा है? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस जिंदा करना? क्या वह गंभीर है? स्टेला भी मुझे देख रही थी, साफ तौर पर उलझी हुई थी। यह वह बिल्कुल नहीं था जो वह सोच रही थी। और क्यों इससे उसे अजीब सी नाउम्मीदी महसूस हो रही थी। इस बार मैं तुम सबका ख्याल बदल दूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा, मैं बेकार आदमी नहीं हूं, मैं एक जीनियस हूं। और मैं तुम सबको गलत साबित करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को भी थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह यह कैसे करेगा। आसान है, कर्ज चुकाओ, फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करो जो पैसे छापे। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कहना आसान है, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट भी है?
उनका मजाक मुझे छूता नहीं। एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसे महान बनना है, मैंने बहुत पहले ही कम समझे जाने की बात मान ली है। मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी मेरी फैमिली को पैसे उधार नहीं देगा, तो इसके बजाय मैं एक अच्छी डील दे रहा हूँ। मैंने अभी फैमिली की बची हुई जायदाद देखी है, कुछ खाली जमीन के टुकड़े और कुछ प्रॉपर्टीज। आज रात तुम्हारे बाजार की कीमत के 70% पर, सिर्फ कैश, कोई चाल नहीं, कोई इंतजार नहीं। अभी इसी वक्त पूरा सन्नाटा, कमरे में हर किसी का मुंह खुला रह गया। फिर एक आदमी ने हंसी शुरू की और पूरा हॉल हंसी में डूब गया। सिर्फ रिको देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वही है मेरा भाई। बहुत सी आंखें विक्टर और लिली की तरफ घूम गईं। सच में कमाल के माँ बाप। वह दोनों वहां बैठे थे, शर्म से लाल चेहरे के साथ। चाहते थे कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। अगर वह उसे अभी के अभी बेदखल कर सकते तो वह कर देते। मैं बोलता रहा, मेरे माँ बाप को मत देखो, वह पूरी तरह से मेरे साथ हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो अभी काम करो। ये ऑफर मेरे नीचे उतरते ही खत्म हो जाएगा। जमीन की कीमत हमेशा रहती है, प्रॉपर्टी की मांग हमेशा होती है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैंने उनकी आंखों में लालच चमकते हुए देखा, जो साफ था और छुपाया नहीं जा सकता था। और मेरे सीने में जो गांठ थी वह आखिरकार खुल गई। हमारे पास कैश है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी सफल होगी। 15 मिनट से भी कम टाइम में मैंने फैमिली के बचे हुए सारे सामान बेच दिए हैं। 3 बिलियन नकद। ये काफी से भी ज्यादा होना चाहिए। विक्टर कंपनी के अकाउंट बैलेंस को देखता है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। ठीक है, लड़के की नीयत अच्छी है। इस बूढ़े शरीर के लिए एक और बार मुश्किल। यंग कोल, तुम सच में सबसे बड़े मददगार हो जो टीएनआई ने कभी देखा है। कोई मेरी तरफ चैंपेन का एक ग्लास उठाता है। मैं उसे मुस्कुराते हुए ले लेता हूँ और पीता हूँ। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। यह तो बस बिजनेस था, इसमें कोई एहसान नहीं था। वह आदमी जिसे हम मिस्टर बाई कहेंगे, अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाता है। हाँ हाँ, फैमिली और देश के लिए लड़ना, एक सच्चा महान आदमी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। पहली बार किसी ने मुझे महान आदमी कहा है। मुझे इसकी आदत पड़ सकती है। मैं भीड़ की तरफ मुड़ता हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी साथ में बिजनेस किया है, तो मैं आपको एक आखिरी अच्छी सलाह देता हूँ। जो कोई भी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के स्टॉक खरीदना चाहता है, अभी सही वक्त है, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तब कुछ नहीं बचेगा। कई मेहमान पेट पकड़कर हंसते हैं जब वह हेरल्ड को अलविदा कहते हैं। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और मिनट और वह हंस हंस कर मर जाएंगे। जैसे ही भीड़ कम होने लगती है और हम घर जाने की तैयारी करते हैं, स्टेला मुझे अलग अपने कमरे में ले जाती है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। क्या तुम्हारी फैमिली को सच में इतने पैसों की कमी है? हाँ, लगभग। तुम जानती हो कैसा है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज खतरे में है। मुझे कुछ करना पड़ा, लेकिन मेरे डैड कहते हैं यह सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम जो कर रहे हो उससे सच में मदद मिलेगी? मुझ पर भरोसा करो, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी बनाऊंगा। स्टेला थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत प्यारा सा आई रोल करती है। वह अपने बेड के पास वाली ड्रॉर में हाथ डालती है और एक ब्लैक कार्ड निकालती है। यह वह है जो मैंने पिछले 2 सालों में बचाया है। 7 मिलियन से थोड़ा कम होगा। पासवर्ड मेरी बर्थडे है। ले लो। मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं शर्मिंदा होकर कार्ड ले लेता हूँ। कितनी अच्छे दिल वाली लड़की है। हालांकि 2 सालों में 7 मिलियन बचाना वह लगभग मेरे पुराने सेल्फ की बराबरी कर रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें असली कॉन्ट्रैक्ट लाकर दूंगा, जो पक्का असली होगा। निकलो। अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं काफी तेज हूँ। दूसरी आंख सही सलामत बच जाती है। आज रात की सामान की बिक्री पैसा जमा करने के अलावा मुझे 100 प्रेस्टीज पॉइंट्स भी दिलाती है। मुझे नहीं पता सिस्टम ये सब कैसे कैलकुलेट करता है। करोड़ों का एक डील, और उससे मुझे कम प्रेस्टीज मिलता है जितना स्कूल के एक लैब एक्सपेरिमेंट से मिलता है। गाड़ी में वापस आकर मैं आखिर पूछता हूँ, डैड क्या यह काफी है? विक्टर एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ता है। बात यह है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम कभी सिर्फ पैसा नहीं थी। कंपनी आधे साल से भी ज्यादा बंद पड़ी है। कोई ऑर्डर नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। असली प्रॉब्लम यह है। मैं शांति से मुस्कुराता हूँ और अपनी छाती थपथपाता हूँ। यह मुझ पर छोड़ दो। तुम कंपनी को वापस खड़ा करो, मैं ऑर्डर्स ढूंढ लूंगा। विक्टर को समझ नहीं आता क्या कहे। एक बच्चा जो बड़ा हो गया है, लेकिन सिर्फ आधा। वह पता नहीं कैसे सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। अगली सुबह मैं सुबह होने से पहले उठ जाता हूँ। मैं नीचे आता हूँ तो विक्टर को पहले से तैयार और बाहर जाते हुए देखता हूँ। ऑफिस जा रहे हो अभी से? हाँ। वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है। हालात जैसे हैं वैसे ही हैं। तुम्हारा डैड एक और बार लड़ेगा। ये बातें दिल को छू जाती हैं। मैं चुपचाप कसम खाता हूँ, मैं अपने डैड को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाऊंगा, ताकि वह आखिर में आराम कर सके और जिंदगी का मजा ले सके। डैड, इस मौके का फायदा उठाओ और कंपनी को साफ करो। हर उस आदमी को निकाल दो जिसने कंपनी को खून चूसा है। विक्टर हल्का सा कंधे उचकाता है, जैसे सब जानता हो। वह पहले से ही यह प्लान कर रहा था। मुश्किल वक्त में असली चेहरे दिखते हैं, और विक्टर ने अब उनमें से बहुत सारों को साफ साफ देख लिया है। अगर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को फिर से उठना है तो बेकार लोगों को जाना होगा। और प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी टेंशन मत लो। मैं आज एक बड़ा डील पकड़ लूंगा, बाकी हम वहां से देख लेंगे। विक्टर वहीं रुक जाता है। बेटा, क्या तुम अभी भी नींद में हो? वापस जाकर सो जाओ। तुम अभी भी बड़े हो रहे हो। मुझे कम समझा जाने की आदत बहुत पहले से पड़ चुकी है। डैड,
देखो, आज रात तक मेरे पास ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। विक्टर पलक झपकता है, फिर हंसता है। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप? हाँ बेटा, जरूर होगा। विक्टर जब ऑफिस पहुंचता है तभी उसे याद आता है। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप आज टीएन हाई में एक बिडिंग इवेंट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं दो नए फोन मॉडल्स बनाने के लिए। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अपनी अभी की हालत में साफ तौर पर क्वालिफाई नहीं करती। यह मौका उनकी पहुंच से बाहर है। वह अपना सर हिलाता है और उस सोच को अलग कर देता है। विक्टर खुद को काम में झोंक देता है। उसे मानना पड़ेगा, उसके बेटे के इस या तो सब या कुछ नहीं वाले कदम ने कुछ फिर से जगा दिया है वह आग जो उसे शुरुआत में महसूस हुई थी। इसी बीच ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं एक शेयर्ड बाइक पर बैठ जाता हूँ और ड्रैगन क्रेस्ट प्लाजा की तरफ साइकिल चलाता हूँ। कोई और रास्ता नहीं। हमारी हर लग्जरी गाड़ी कल रात बेच दी गई थी। बिडिंग के अलावा ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। प्लाजा भरा हुआ है। हर जगह इंडस्ट्री के लोग और रिपोर्टर्स हैं। मैं अपने सामने लोगों के समुंदर को देखता हूँ और मेरे सीने में कुछ हलचल होती है। एक सच्चा आदमी सबसे ऊपर खड़ा होता है, नीचे की दुनिया को देखते हुए। मैं अपनी बात कह ही रहा होता हूँ तभी एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार पास से गुजरती है। यंग कोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रिको है। वही गाड़ी चला रहा है जो उसने आज सुबह हमारे गराज से ली थी। एक अच्छी बात यह थी कि रिको ने मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे दिए। ये कुछ तो है। मेरा यहाँ कुछ काम है। तुम्हारा क्या? मेरी फैमिली बिडिंग के लिए यहाँ है। मेरे डैड ने जोर दिया कि मैं आकर देखूं काम कैसे होता है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। तो तुम्हारे पास ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप से इनविटेशन है? मैं बस सोच रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा और तुम यहाँ हो। हाँ, डैड ने मुझे एक दिया। कहा कि अच्छा होगा देखना कि ड्रैगन क्रेस्ट किस पर काम कर रहा है। बढ़िया। मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। मैं उस गाड़ी में बैठ जाता हूँ जो कभी मेरी थी, जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। रिको घबरा जाता है। तुम अंदर क्यों जा रहे हो? ड्रैगन क्रेस्ट से कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है? भूल गया। बाहर की भीड़ के मुकाबले बिल्डिंग काफी शांत है। ज्यादा कंपनीज बिडिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर लोग तियानहाई से हैं। हर कोई दो बार देखता है जब वह मुझे देखते हैं। ये बेकार आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यंग कोल, क्या स्टारलाइट टेक्नोलॉजी यहाँ बिडिंग के लिए है? सब जानते हैं कि यह नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कोई पूछता है। मैं अपना सर हिलाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। और ये लो, मैं जहाँ भी जाता हूँ मजाक खुद ही बन जाते हैं। कैसी पार्टनरशिप? यंग कोल, साथ में एक नया फोन बना रहे हो? वीरा अंदर आती है, बिगड़े हुए माहौल को देखती है और हल्की सी नाक सिकोड़ती है। ये टीएनआई कंपनीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने आपके सारे प्रपोजल्स देख लिए हैं। हमारे सीईओ को हेडक्वार्टर्स वापस जाना पड़ा है, क्योंकि मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करनी है। हर कंपनी के पास 3 मिनट हैं अपनी बात रखने के लिए। वक्त बर्बाद नहीं करते। वेरा बहुत तेज काम करती है। वह बैठते ही सीधे काम पर आ जाती है। जैसे ही मैं वेरा को देखता हूँ मुझे थोड़ी राहत मिलती है। कोई जिसे मैं सच में जानता हूँ। आज मेरा लकी डे होना चाहिए। वेरा भी मुझे देख लेती है। वह मेरी मौजूदगी से साफ तौर पर हैरान है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वह अभी मुझसे बात करने के लिए बहुत बिजी है। आधे घंटे बाद वेरा अपनी नोटबुक बंद करती है। हम आपको अपने फैसले के बारे में बता देंगे। जो लोग ड्रैगन क्रेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टेड हैं वह बाहर आ सकते हैं। हमने सबके लिए सीट्स रिजर्व की हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ। वेरा, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर कोल, कृपया मुझे डायरेक्टर यूए बुलाओ। जो भी है वह इंतजार कर सकता है। नहीं कर सकता। ये जरूरी है वेरा। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ कमाल का है। कमरा शांत हो जाता है। सबके मन में एक ही बात आती है। आम बात है। वह अब तक इसके आदी हो चुके हैं। ऑफिस में वापस आकर वेरा मुझे थोड़ी गुस्से में घूरती है। ठीक है, तुम सच में क्या चाहते हो? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। वीरा अपना सर हिलाती है। मैंने तुम्हारे डैड से 2 हफ्ते पहले बात की थी। उनके लिए बैंक्रप्सी ही सबसे अच्छा नतीजा था। मैं ड्रैगन क्रेस्ट के फायदे से समझौता नहीं करूंगी सिर्फ तुम पर एहसान करने के लिए। वीरा, क्या तुम जानती हो ग्राफीन क्या है? मैंने इसके बारे में सुना है। यह एक गर्म रिसर्च टॉपिक रहा है, लेकिन ये नए मटेरियल्स ज्यादातर बस शोर हैं। मैंने एक बनाया है। 2 मिनट में चार्ज, 5 घंटे की कॉल टाइम, लिथियम बैटरी से 3 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। वीरा अपनी आईब्राउ उठाती है। कोल, मुझे नहीं पता था तुमने खर्च करने के अलावा शेखी मारना भी सीख लिया है। मुझे तुम्हें सैंपल दिखाने दो। क्या इस बिल्डिंग में कोई लैब है? मेरे चेहरे पर कुछ देखकर वह रुक जाती है। वह अपना फोन उठाती है। प्रोफेसर वांग, क्या आप बिल्डिंग में हैं? लैब में जाओ और मेरा इंतजार करो। वीरा मुझे ऐसी नजर से देखती है जिसका मतलब है काम की बात। तुम जानते हो ना क्या होगा अगर तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? 1 घंटे बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ, ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप के शुरुआती पार्टनरशिप अग्रीमेंट को हाथ में लिए हुए और खुशी से चलते हुए। रिको देखता है। यंग कोल, ड्रैगन क्रेस्ट सच में तुम्हारे साथ काम करने को मान गया? बिल्कुल, वह तो लगभग भीख मांग रहे थे। रिको को यकीन नहीं होता। उसने हमेशा सोचा था उसके सबसे अच्छे दोस्त का लापरवाह खर्च ऊपर कुछ गहरी प्रॉब्लम की वजह से था। अब लगता है हालात और खराब हो गई है। अरे, तुम्हारे चेहरे पर वह निशान क्या है? मेरा चेहरा लाल हो जाता है। ये वेरा की वजह से है। बिल्कुल अनप्रोफेशनल। जैसे ही टेस्ट कामयाब हुआ उसने मुझे पकड़ा और मेरे गाल पर किस किया। बिल्कुल हद हो गई। कुछ नहीं है। वेरा ने अभी गलती से मुझे किस कर दिया था।
यंग कोल, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं नहीं, बस मुझे घर ले चलो। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किसी रुकावट के खत्म हो जाती है, लेकिन इवेंट से ज्यादा बिजनेस की दुनिया में जिस बात की चर्चा हो रही है वह वेरा का आखिरी में किया गया अनाउंसमेंट है। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करेगा एक नया और कमाल का फोन बनाने के लिए। अपनी ताकत के पीक पर एक बड़ी कंपनी एक ऐसी कंपनी के साथ हाथ मिला रही है जो खत्म होने वाली है कुछ नया बनाने के लिए। ये किसी को समझ नहीं आता। तियानहाई के बड़े लोग इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पाते। विक्टर को इसके बारे में तब पता चलता है जब शेयर होल्डर्स की एक भीड़ उसके ऑफिस में घुस आती है उसे बधाई देने के लिए। विक्टर, तुम कितने चालाक हो, हमें पता ही नहीं था तुमने ये छुपा रखा था। विक्टर, इतने सालों से तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। ड्रैगन क्रैश तुम्हारे साथ है, हम पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। विक्टर, बस बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी चाहिए। विक्टर को कुछ समझ नहीं आता क्या कहे। क्या ये सच में वही लोग हैं जो कुछ महीने पहले उसकी कॉल भी नहीं उठाते थे? ये सो कॉल्ड भाई लोग शर्मिंदगी है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को अभी से पूरी सफाई की जरूरत है। तब दूसरा ग्रुप बोलता है, विक्टर, तुमने ऐसा कैसे किया? इतने सालों से मैं तुम्हें पूरा गलत समझा। ये मत सोचो कि ड्रैगन क्रेस्ट को पाने का मतलब तुम सुरक्षित हो। ड्रैगन क्रेस्ट के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी खुद को शर्मिंदा करेगी। सही बात है। अभी खुश मत हो विक्टर, तुम्हारे उस बेकार बेटे के होते हुए तुम कितना भी कमा लो वह सब उड़ा देगा, और जब तुम फिर से मुश्किल में आओगे तो वापस मत आना। विक्टर अपनी कुर्सी पर पीछे हो जाता है बिना किसी फिक्र के। वह ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर चुका है। जब वह उन्हें निकाल देता है वह सीधे घर चला जाता है। वह सच में नहीं सोचता कि मेरा ड्रैगन क्रेस्ट से कोई लेना देना था, और फिर भी मैंने आज सुबह कहा था कि मैं उनके साथ एक डील पकड़ूंगा। और दोपहर तक ड्रैगन क्रेस्ट ने स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वह जैसे भी देखे कुछ तो गड़बड़ है। जब विक्टर घर पहुंचता है मैं वहां लैपटॉप के साथ बैठा होता हूँ, आंखें चमकती हुई, पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ। किसी को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। असल में मैं अपनी काबिलियत की हद देख रहा हूँ। सिस्टम कहता है 7 का बेस स्कोर मुझे पहले ही जीनियस में जीनियस बना देता है, लेकिन ये तो बस सिस्टम की बात है। मुझे खुद देखना है। आज का दिन अच्छा गया तो मैं जल्दी घर आ गया कुछ टेस्ट करने के लिए। नतीजे बहुत अच्छे हैं। मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपटीशन लेवल के सारे सवाल निकाले और हर एक को बिना किसी मुश्किल के आराम से हल कर दिया। मुझे और भी हैरानी हुई अपनी लैंग्वेज की काबिलियत पर। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्ट दुनिया में कहीं से भी, एक बार सुनो, एक बार देखो, समझ आ गया। मैं इतना ही खास हूँ। मैं पीछे झुका और छत की तरफ देखकर हंसा। तो ऐसा लगता है जीनियस होना। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम सच में आज ड्रैगन क्रेस्ट गए थे? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? विक्टर चिंता में अंदर आता है। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया जब उसे देखा और वापस नॉर्मल हो गया। फिर मैंने आराम से अपने नीचे से एक मुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट निकाला, विक्टर को देते हुए। तुम क्या कह रहे हो? ड्रैगन क्रेस्ट किसी को परेशान नहीं कर रहा। ये ड्रैगन क्रेस्ट के साथ हमारा शुरुआती पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। देखो, तुम्हारे पास 3 दिन है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। विक्टर स्टेयर्स, तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे बैठे थे, लेकिन वह इस पर ज्यादा सोच नहीं सकता था। उसने उसे ध्यान से पढ़ा जब वह आखिर तक पहुंचा। विक्टर ने गहरी सांस ली। यह सच में एक असली पार्टनरशिप है। न आउटसोर्सिंग न कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक बराबर की पार्टनरशिप। ये कैसे मुमकिन है? विक्टर पूछता है। ये किसने साइन किया? वेरा, उसका नाम वहां लिखा है। और वैसे वह पहले ही ड्रैगन क्रेस्ट की वाइस प्रेसिडेंट है। यूए फैमिली उसे साफ तौर पर तैयार कर रही है जिम्मेदारी लेने के लिए। विक्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा। वेरा, तेज, हिसाब लगाने वाली, वह औरत जो उसे भी नर्वस कर देती है, ने अपनी मर्जी से यह साइन किया। बेटा, वेरा ने तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाला ना? मैंने उसे देखा और लैपटॉप उसे पकड़ा दिया। तुम क्या सोच रहे हो? मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। ये है जो मैंने बदले में दिया। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ड्रैगन क्रेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगी। बदले में हम उनका अगला फ्लैगशिप फोन मिलकर बनाएंगे और स्टारलाइट का नाम वापस ऊपर लाएंगे। विक्टर चुप हो जाता है। वह ग्राफीन बैटरी के रिसर्च नोट्स में पूरा डूबा हुआ है। आधा घंटा बीत जाता है जब तक वह ऊपर देखता है, और जब वह देखता है तो शांत नहीं हो पाता। रिसर्च नोट्स ने उतना ही असर किया जितना ड्रैगन क्रेस्ट अग्रीमेंट ने। अब उसे समझ आया वेरा ने क्यों साइन किया। अगर वह उसकी जगह होता तो वह कुछ भी मान जाता। वह मेरे कमरे में दौड़कर आता है, खुद को मुश्किल से रोक पा रहा है। बेटा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? कृपया बताओ कि तुमने वेस्टलैंड नेशनल लैब को लूटा नहीं है। मुझे तुरंत बुरा लगता है। डैड, मैंने कभी आपकी पैसे कमाने की काबिलियत पर शक नहीं किया। आप मेरे जीनियस होने पर कैसे शक कर सकते हो? मैंने यह खुद रिसर्च किया है। यह बिना किसी शक के सबसे अजीब बात है जो विक्टर ने आज पूरे दिन में सुनी है। उसे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन वह फिर भी कमरे में खुशी से घूम रहा है। आखिर में विक्टर खुद को संभालता है, तब उसे याद आता है। बेटा, क्या हमने खुद को बहुत कम में बेच दिया? इतनी कीमती चीज तुमने इसे फ्री में शेयर करने के लिए क्यों हाँ की? मैंने अपने कंधे सीधे किए क्योंकि मैं इस देश पर भरोसा करता हूँ। डैड, शांत हो जाओ। ये तो बस एक शुरुआत है। 2 साल के अंदर कोई और बेहतर चीज इसकी जगह ले लेगी और हमने कुछ भी नहीं खोया होगा।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रैगन क्रेस्ट को दिखाता है कि हम सीरियस हैं, वह हमें असली पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी इससे और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। कुछ बेहतर? विक्टर खाली नज़रों से देखता है। यह उसकी सोच से भी परे है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी सिर्फ फोन्स तक नहीं रुकेगी, क्वांटम कंप्यूटर्स, एरोस्पेस क्राफ्ट, इंटरस्टेलर वॉरशिप्स, प्लानिटरी इंजन्स, हम ये सब बना रहे हैं। मैंने पूरा विजन बताया। विक्टर थोड़ा हैरान लगता है। मेरे बेटे, तुम सच में बड़े हो गए हो। मैं तो सब सिंपल रखने वाला था। तुम्हारे लिए बजट में एक अच्छा स्कूल ढूंढने वाला था। लेकिन तुम्हारी ऐसी एम्बिशंस के साथ मैं तुम्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे लगें। पैसे देकर अंदर जाना। मैं हंसा। क्या एक जनरेशन में एक बार आने वाले जीनियस को सच में स्कूल में एडमिशन खरीदना पड़ेगा? तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, सिस्टम से एक नया क्वेस्ट। मुझे याद आया कि होस्ट अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी जाओ, दुनिया को दिखाओ तुम क्या हो। अपनी जनरेशन के हर जीनियस को हराओ, जैसे तुमसे पहले के महान लोगों ने किया था। रिक्वेस्ट, नॉर्थ स्टार एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर के साथ पास करो। इनाम, 10,000 प्रेस्टीज पॉइंट्स, एक चार्म पॉइंट, एक फ्रेशमैन गिफ्ट पैक और 2 शॉप वाउचर्स, हर एक 5 मिलियन का, सिर्फ वेल्थ पॉइंट की खरीदारी पर वैलिड। जब मैं क्वेस्ट पढ़ रहा था, विक्टर अपने स्कूल्स की लिस्ट देख रहा था। तियानहाई फाइनेंस यूनिवर्सिटी घर के पास है, लेकिन महंगी है। ओल्ड सॉन्ग को अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए पूरी बिल्डिंग डोनेट करनी पड़ी थी। कैपिटल यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है, लेकिन उसकी फीस ठीक है। शीजिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। उसके कुछ दोस्तों के बच्चों ने पैसे देकर एडमिशन लिया था। मैंने विक्टर की बातों को बीच में काटा। मैं नॉर्थ स्टार एकेडमी जाना चाहता हूँ। क्या? विक्टर हैरान हो जाता है। आज तो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। नॉर्थ स्टार एकेडमी हुआ की टॉप यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की टॉप 20 में आती है। जो भी इसके दरवाजे से अंदर जाता है, वह सबसे अच्छा होता है। अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। नॉर्थ स्टार एकेडमी हुआ के नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा नहीं लेती। हर साल वह अपने सवाल बनाते हैं और अपना सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए भी कैंडिडेट्स को पहले एक ऑफिशियल इनविटेशन मिलना चाहिए। सिर्फ यही चीज 99% एप्लीकेंट्स को बाहर कर देती है। 10,000 लोगों में से जो एग्जाम तक पहुंचते हैं, सिर्फ 500 को एडमिशन मिलता है। उनमें से हर एक सबसे ऊपर का होता है, जीनियसेस में भी जीनियस। तो जब विक्टर सुनता है कि उसका बेटा नॉर्थ स्टार एग्जाम देना चाहता है, उसके चेहरे के हाव भाव सब कुछ कह देते हैं। पहले वह उसे तुरंत मना कर देता, लेकिन अब बातें अलग हैं। बच्चे ने एक मिनी ग्राफीन बैटरी बनाई है, वह साफ तौर पर गिफ्टेड है। शायद उसे ट्राई करने देना चाहिए। अगर वह नहीं भी कर पाता तो यह एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा होगा। एक ही दिक्कत है, इनविटेशन मिलना। एग्जाम के रास्ते के अलावा नॉर्थ स्टार के पास टैलेंट रिक्रूटमेंट का भी एक रास्ता है, लेकिन एप्लीकेशन का टाइम तो पहले ही बंद हो चुका है और पेपर पर लड़के के पास कौन सा रिकॉग्नाइज टैलेंट है। क्या उसे ग्राफीन बैटरी के साथ नॉर्थ स्टार के प्रोफेसर से बात करनी चाहिए? लेकिन क्या इससे ड्रैगन क्रेस्ट का डील खराब नहीं होगा? विक्टर सच में फंस गया है। क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने तक वेट करे और फिर एकेडमी से बात करे? क्या तब तक वह नोटिस भी करेंगे? मैं समझ सकता हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डैड, मुझे लगता है आप ज्यादा सोच रहे हो। मैं नॉर्थ स्टार में अपनी जगह बनाऊंगा एग्जाम के जरिए, सही तरीके से। विक्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेटा, तुम्हें पता है वह एग्जाम कितना मुश्किल होता है। हर सब्जेक्ट में टॉप लेवल का होना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में अच्छे हो, लेकिन बाकी सबका क्या? आप सच में अपने बेटे के जीनियस होने पर शक कर रहे हो? एक एग्जाम का नाम बताओ जिसमें मैंने आपको कभी डिसअपॉइंट किया हो। विक्टर धीरे से सर हिलाता है। प्रॉब्लम यह है कि इस बेकार लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी में मुश्किल से एक भी एग्जाम दिया है। हर बार जब एग्जाम का सीजन आता था, लड़का छुट्टी पर होता था और नॉर्थ स्टार के इनविटेशंस तो लगभग सब भेजे जा चुके हैं। उसे कहाँ से मिलेगा एक? मैं मुस्कुराया। डैड, आप भूल गए मैं कौन हूँ। मैं एक ओवरसीज स्टूडेंट हूँ। डोमेस्टिक इनविटेशंस तो खत्म हो गए हैं, लेकिन ओवरसीज कोटा अभी भी खुला होना चाहिए। ग्रैंडर एकेडमी वेस्टलैंड के टॉप हाई स्कूल्स में से एक है और मैं वहाँ एक मॉडल स्टूडेंट था। यकीनन इससे मुझे एक इनविटेशन मिल जाएगा। विक्टर थोड़ा झिझकता है। ये लड़का, पैसे खर्च करने के तरीके कभी खत्म नहीं होते। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? 100%। विक्टर सर हिलाता है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, शांत रहो और खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। अगर तुम नहीं भी कर पाते तो ठीक है, तुम्हारा डैड डिसअपॉइंटमेंट का आदी है। मैंने अपना सर हिलाया। अपने जीनियस होने को साबित करने का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। बात होने के बाद विक्टर बाकी सब संभालने चला जाता है। ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप डिटेल्स पर कोऑर्डिनेशन करता है। लैब्स को सिंक करना, अंदर से सफाई करना और कंपनी की प्रायोरिटीज को ठीक करना। वह कुछ टाइम के लिए काम में डूबा रहेगा। मेरे लिए कहानी अलग है। मैंने नॉर्थ स्टार के कुछ पिछले एग्जाम पेपर्स देखे और तुरंत आराम महसूस किया। यह सवाल देश के सबसे अच्छे दिमाग वालों को छानने के लिए होते हैं। आगे के समय में मैं बिजी रहा। मैंने हैकिंग की दुनिया में लगभग रातों रात अपना नाम बना लिया, लेकिन क्योंकि मैं अपना असली नाम यूज नहीं कर रहा, तो इससे कोई प्रेस्टीज पॉइंट्स नहीं मिलते। वैसे भी मैं ये प्रेस्टीज के लिए नहीं कर रहा, मुझे कैश चाहिए। मैंने सिस्टम अपग्रेड्स के लिए सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट्स यूज करने का फैसला किया है, लेकिन एक आदमी को खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने हुआ कि 2 सबसे बड़ी टेक कंपनीज को हैक किया और इस दौरान उनकी कई पुरानी कमजोरियों को ठीक किया।
टोटल कमीशन $20 मिलियन। मैं अब दोनों कंपनीज के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। ये टेक जायंट्स के पास बहुत पैसे हैं। हैरानी नहीं कि सब टेक में जाना चाहते हैं। ये कहानी हैकिंग कम्युनिटी में तेजी से फैल गई। हर जगह के बड़े हैकर्स मुझे लेजेंड कह रहे हैं और मुझे प्यार से डॉग गॉड का टाइटल दे रहे हैं। लिली मुझे हर दिन घर पर देखती है और उसकी चिंता बढ़ती जाती है। वह उनके पैसे नहीं लेगा, वह बस लैपटॉप के साथ बैठा रहता है। क्या ये सच में उनका बेटा है? मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी। विक्टर की बात करें तो वह इतना बिजी है कि मुश्किल से सोता है। उसके पास मुझे चेक करने का टाइम नहीं है, चाहे वह चाहता भी हो। आखिर में नॉर्थ स्टार एकेडमी एग्जाम का दिन आ गया। मैंने 2 पेन लिए, एक शेयर्ड बाइक पर चढ़ गया और एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंच गया। एडमिशन के अनाउंसमेंट के मुताबिक ओवरसीज कोटा को मिलाकर नॉर्थ स्टार एकेडमी ने इस साल टियानहाई में कुल 300 इनविटेशंस भेजे थे। लेकिन जब मैं टियानहाई हाई स्कूल पहुंचा, जो शहर का एक इकलौता एग्जाम सेंटर था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। 300 लोग नहीं बल्कि आराम से 3000 से ज्यादा लोग थे। और उसके ऊपर से तियानहाई हाई स्कूल में क्लासेस भी चल रही थी। मैं हैरानी से पलक झपकाया। थोड़ी देर बाद मैं सड़क के किनारे रिको से मिला और उसने सब कुछ क्लियर किया। यंग कोल, मैंने सुना तुम नॉर्थ स्टार के लिए जा रहे थे। सोचा नहीं था तुम सीरियस होगे। तुम हमेशा इतने क्रिएटिव तरीके कैसे ढूंढ लेते हो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के? मैंने आसमान की तरफ देखा और लंबी सांस ली। 10 साल तक बेकार समझा जाना, ये एक रात में नहीं बदलता। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तुम्हारा क्या, एग्जाम देने आए हो? रिको अपना सर हिलाता है। मैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस थोड़ी एनर्जी लेने आया हूँ। मेरे डैड कहते हैं कि आज यहाँ हर कोई एग्जाम गॉड्स में भी एग्जाम गॉड है। शायद थोड़ी सी किस्मत मुझ पर भी लग जाए मेरे अगले महीने के टेस्ट से पहले। अच्छी सोच है, लेकिन इतने सारे लोग एक ही किस्मत लेने की कोशिश कर रहे हैं। 300 लोगों के लिए यह ज्यादा नहीं होगा। रिको मुंह बनाता है। तुम काउंट नहीं होते यंग कोल। मेरी किस्मत ही खराब है। पहला इंसान जिससे मैं मिला। लगता है आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ओह वैसे, मेरी फैमिली को ड्रैगन क्रेस्ट से एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लगता है आगे हम स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा है क्या? बधाई हो। रिको उतना खुश नहीं लगता जितना सोचा था। सच में यंग कोल, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को ड्रैगन क्रेस्ट कैसे मिला? ये अभी बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा राज है। लैंड का क्या मतलब? ड्रैगन क्रेस्ट हमारे पास आया। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की काबिलियत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। रिको को यकीन नहीं होता। उसने अपनी आवाज धीमी की। क्या तुमने सुना लोग क्या कह रहे हैं? बात यह है कि वेरा को तुम पसंद हो, कि तुमने 7 दिन और 7 रातें उसके साथ बिताई अपना नाम साफ करने के लिए, और ड्रैगन क्रेस्ट ने फेवर के तौर पर हेल्प की। मैं गुस्से में बोला, ये कचरा कौन फैला रहा है? क्या मैं वैसा इंसान लगता हूँ? मैं अपनी इज्जत बेचने से पहले अपनी रूह बेच दूंगा। मैं तुम पर यकीन करता हूँ यार, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन तुम हाल ही में बिल्कुल गायब थे, और तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा चेहरा कुछ ऐसा है जो अमीर लोगों को अट्रैक्ट करता है। सच है। हुआ का नंबर एक बेकार होने के अलावा मैं अमीर औरतों की सबसे पसंदीदा लिस्ट में भी हमेशा रहा हूँ। और अब जब सिस्टम ने मेरा चार्म स्टेट बढ़ा दिया है तो ये और भी बुरा है। रिको भी सोचता है मैं हैंडसम हूँ। मुझे रोना आ रहा है। मैं घर पर पैसे कमा रहा था। रिको बहुत हमदर्दी से मेरा कंधा थपथपाता है। मैं समझ गया यार, पैसे कमाना, तुम बहुत मेहनत करते हो। मुझे सच में अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। चले जाओ। मैंने उसे एक किक मारी और अंदर चला गया। बस हो गया मेरा। मैं स्कूल के अंदर गया एग्जाम हॉल ढूंढने के लिए। एग्जाम रूम के बाहर मैं एक और जानी पहचानी शक्ल स्टेला से मिला। मेरे जैसा नहीं, स्टेला ने आखिरी मिनट में अपने इनविटेशन के लिए भाग दौड़ नहीं की। वह अपनी पूरी जिंदगी टॉप स्टूडेंट रही है, ऐसी बच्ची जिसे हर माँ बाप मिसाल के तौर पर दिखाते हैं। जब वह मुझे देखती है उसके चेहरे पर कई भाव आते हैं, पहले खनुश, फिर गुस्सा, फिर चुपचाप नाराज, और आखिर में एक बेचारी सी सांस। इतने सारे फीलिंग्स एक साथ। मैं इन सबसे बिल्कुल अनजान हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। स्टेला, तैयारी कैसी चल रही है? तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 साल बाद और लगता है हम फिर से क्लासमेट्स बनेंगे। चिंता मत करो। मैंने शायद एलिमेंट्री स्कूल में तुम्हें परेशान किया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। स्टेला को खुद नहीं पता वह किस बात पर गुस्सा है। उसकी अकड़, उसका बेपरवाह रवैया, या वह अफवाहें। उसने अपना पैर पटका। फिर वह मुड़ती है और एग्जाम हॉल में चली जाती है। दरवाजे पर रुककर पीछे देखती है। अपना बेस्ट दो। इसे अगले महीने के नेशनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस समझो। नॉर्थ स्टार सिलेक्शन एग्जाम के बाद बाकी सबके लिए रेगुलर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम आता है। हाँ, औरतें सच में मुझे कम आंकती हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में होंगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो मेरे पास रोने मत आना। जब तक तुम्हारे पास 10 या 20 मिलियन रेडी ना हो तब तक हम बात नहीं कर सकते। कोल, क्या तुम एक बार सीरियस हो सकते हो? नेशनल एग्जाम अगले हफ्ते है। क्या तुम अभी भी योंडू में पढ़ना नहीं चाहते? मुझे फिर से उसे घूरते हुए देखकर पढ़ाई करने की बजाय और सामने के काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। स्टेला परेशान भी है और शर्मा भी रही है। लड़के हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं? अगर तुम ऐसे ही देखते रहना चाहते हो तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, वरना हम साथ कैसे रह पाएंगे? मैंने अपने होंठ के किनारे को पोंछा। मैं सच कह रहा हूँ स्टेला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं थोड़ा सा भटक गया था। स्टेला ने अपना सिर हिलाया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता।
अगर तुम्हें योंदू में एडमिशन नहीं मिला तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। हम एक दूसरे से मुश्किल से मिल पाएंगे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। शांत हो जाओ। नॉर्थ स्टार कल रिजल्ट्स निकालेगा। तुम देखना, मैं तुम्हारे साथ ही नॉर्थ स्टार में रहूंगा। मैं क्या पढ़ूं? शायद मैं तुम्हारे साथ मेडिकल स्कूल में आ जाऊंगा। इस तरह मैं तुम पर नजर रख सकूंगा और यह भी देखूंगा कि कोई बेवकूफ लोग तुम्हारे पीछे न पड़ें। स्टेला गुस्से से भर गई। कोल, मैंने तुमसे कहा है, सपने देखना बंद करो और सच्चाई देखो। एक खूबसूरत लड़की गुस्से में भी खूबसूरत लगती है। अब भी कमाल की है। भगवान ने स्टेला को सच में बहुत अच्छा बनाया है, जबकि वह दोनों एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। नॉर्थ स्टार एकेडमी के ऑनलाइन फोरम पर कल के रिजल्ट्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जब से एग्जाम खत्म हुआ है, नॉर्थ स्टार में एडमिशन को लेकर चर्चा ठंडी नहीं हुई है। इस साल के पेपर को एग्जाम के इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे साल के नॉर्थ स्टार के स्टूडेंट्स को भी समय सीमा में सारे सवाल हल करने में मुश्किल हुई। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस साल सिर्फ पास होना ही एडमिशन के लिए काफी होगा। पिछले सालों में कम से कम 70% या उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, क्योंकि अप्लाई करने वाले पूरे देश के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। इस साल 70% नंबर लाना टॉप 100 में आने के लिए काफी हो सकता है। पिछले किसी भी साल में 80% नंबर लाने वाला स्कॉलर प्रोडिजी बनने का पक्का दावेदार होता। और 90% या उससे ज्यादा नंबर की बात करें तो सबका कहना है कि इस साल कोई भी स्टूडेंट इतने नंबर नहीं ला सकता। ये मुश्किल जानबूझकर रखी गई थी। नॉर्थ स्टार ने इसे ऐसे ही बनाया था। बढ़ते हुए सख्त कंपटीशन के दौर में वह सच में होशियार लोगों को ढूंढना चाहते थे, ये देखने के लिए कि अगली पीढ़ी कितनी आगे जा सकती है, इतनी ज्यादा मुश्किल की वजह से। सब ध्यान से देख रहे हैं कि इस साल का स्कॉलर प्रोडिजी कौन होगा। फोरम के मॉडरेटर ने एक पोस्ट में साफ साफ लिखा, इस साल का स्कॉलर प्रोडिजी नॉर्थ स्टार के इतिहास का सबसे खास स्कॉलर प्रोडिजी होगा, बिना किसी शक के। इतने बड़े शोर शराबे के साथ सब बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। सबसे अच्छे स्टूडेंट्स जो पूरे देश के होशियार उम्मीदवार हैं, हर तरफ से मीडिया उनके पीछे पड़ी है। सिर्फ स्टेला ही है जिसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। तियानहाई की प्रेस सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को वह ढूंढ रहे हैं वह हर दिन मुझे पढ़ाने में बिता रही है और इंटरव्यूज के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे, क्या टीएन हाई का एक स्टूडेंट नहीं था जिसने एग्जाम जल्दी दे दिया था, कहा था कि पेपर आसान था और बोला था कि उसके पूरे नंबर आए हैं? क्या वह सच में स्कॉलर प्रोडिजी हो सकता है? ऊपर वाले ने ज्यादा पी ली है। उसे छोड़ो, मैं जानता हूँ वह कौन है। वह टियान हाई का मशहूर आवारा है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की। उसने उस इनविटेशन के लिए पैसे दिए होंगे। स्कॉलर प्रोडिजी, मजाक मत करो। अंदाजा लगाना बंद करो। हम सबको कल पता चल जाएगा। इंटरनेट पर आग लगी हुई है। मेरी दुनिया में सब कुछ शांत है। क्या बात करनी है? मैंने मैथ सॉल्वर कार्ड यूज किया था। पूरे नंबर आना तो पक्का था। अगर इसके बाद भी मैं स्कॉलर प्रोडिजी का टाइटल नहीं ले पाता तो सिस्टम को मुझे एक बड़ा रिफंड देना पड़ता। वह उस सब की बेइज्जती होती जो इस बेकार सिस्टम ने मुझ में बदला था। क्योंकि स्टेला आज अपने रिजल्ट्स देखने में बिजी है, उसने मुझे छुट्टी दी है। इसका मतलब है कि मैं देर तक सो सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसका चेहरा कैसा होगा जब वह उस लिस्ट में मेरा नाम देखेगी। बधाई हो, होस्ट, मेन क्वेस्ट पूरा करने के लिए। हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर। नॉर्थ स्टार एकेडमी में एडमिशन मिल गया। सारे इनाम दे दिए गए हैं। अब हुआ कि सबसे बड़े शिक्षा संस्थान में शामिल हो जाओ और अपनी नई कहानी शुरू करो। सिस्टम की आवाज ही मुझे जगाती है। मैं उठकर बैठ गया और मैंने डैशबोर्ड खोला। होस्ट, कोल। मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2। प्रेस्टीज 10,500। दौलत 28.62 मिलियन। दिखावट 90। बेसिक साइंस स्टैट्स, मैथ 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, कंप्यूटिंग 61, विच 100। 10,000 से ज्यादा प्रेस्टीज पॉइंट्स। मैं बहुत खुश हूँ। मेन क्वेस्ट हमेशा काम आते हैं। एक एग्जाम, 10,000 प्रेस्टीज पॉइंट्स। ये 10 पूरे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अपने बेसिक साइंस स्टैट्स में बांट सकता हूँ। ऐसे ही कुछ और बार, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। खुशी थोड़ी कम हुई और एक ख्याल आया। इतने ज्यादा प्रेस्टीज पॉइंट्स हमेशा ध्यान खींचते हैं और पूरे नंबर लाने वाला स्कॉलर प्रोडिजी हमेशा सबसे बड़ा शकी होता है। मुझे आगे क्या होगा उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं नीचे भागा। लिली लंच बना रही है। पापा कहाँ हैं? ऑफिस में हैं। क्या हुआ? लिली ने हैरानी से पलक झपकाई। मैं उन्हें खुद फोन करता हूँ। रिपोर्टर्स की भीड़ आज ऑफिस में मुझे ढूंढते हुए आ सकती है। उन्हें सिक्योरिटी को तैयार रखना होगा और शायद यहाँ भी लोग आ सकते हैं। किसी को बिल्डिंग की सिक्योरिटी को पहले से बता देना चाहिए। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? लिली की दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। माँ, क्या तुम भूल गई? आज नॉर्थ स्टार अपने रिजल्ट्स निकालेगा। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना? लिली को कुछ समझ नहीं आया। मैंने एग्जाम में पूरे नंबर लाए और टॉप स्कॉलर का टाइटल जीता। मैं मुस्कुराया और बोला, ओह हाँ, मैं जाकर देखता हूँ कि स्टेला ने कैसा किया। मैं तेजी से वापस ऊपर भागा, लिली को वहीं हैरानी में खड़ा छोड़कर। उसका बेटा कोल, नॉर्थ स्टार एकेडमी में पूरे नंबर, टॉप स्कॉलर। ये किस तरह का पागलपन वाला मजाक था? स्टेला के घर पर स्टेला उतनी ही हैरान दिख रही थी।
वह रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट को घूर रही थी और बार बार पलक झपका रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वह कुछ गलत देख रही थी या नॉर्थ स्टार के सिस्टम ने गलती कर दी थी? पूरे नंबर वाले पेपर की कई बार जांच होती है जिसमें एग्जाम रूम की सर्वेलेंस फुटेज भी शामिल होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यह गलत पढ़ा गया हो। एसयू फैमिली के घर से ज्यादा दूर नहीं, लिन के घर पर आइरिस लिन जमीन पर गिर गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि मुझे दी हुई शर्त की याद उसे वापस आ गई। सब खत्म हो गया। मुझे सच में उससे कन्फेस करना पड़ेगा। क्या इससे वह बुरी लड़की नहीं बन जाएगी जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लड़के को छीन लेती है? कोल कितना बुरा लड़का था। विक्टर बोर्ड मीटिंग के बीच में था। वह उस पैटेंट मैनेजमेंट कंपनी पर बात कर रहे थे जो मैंने सुझाई थी। तभी मीडिया की एक भीड़ कंपनी की लॉबी में आ गई। यहाँ तक कि टीएन हाई टीवी ने भी अपनी टीम भेजी थी। लॉबी लगभग बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह सब आपका इंटरव्यू लेने आए हैं सर। कुछ लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के लिए जोर दे रहे थे। हम उन्हें रोक नहीं पाए। यह सब क्या हो रहा था? लेकिन उसके दिमाग में तुरंत कुछ क्लिक हुआ और उसका चेहरा बदल गया। क्या ग्राफीन बैटरी लीक हो गई थी? लेकिन वह अभी भी लैब में थी। सेफ्टी टेस्टिंग भी पूरी नहीं हुई थी। डिवाइस में लगाना तो दूर की बात थी। ड्रैगन क्रेस्ट ऐसे खुद को सामने नहीं लाएंगे हैं, है ना? रिपोर्टर्स अभी नीचे जमा हैं और कह रहे हैं कि जब तक वह आपसे मिल नहीं लेते तब तक नहीं जाएंगे सर। इंटरव्यू के इंतजाम पक्के करो और उन्हें पहले रिसेप्शन रूम में इंतजार करने को कहो। वह असल में किस बारे में बात करना चाहते हैं? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अभी अभी बैंक्रप्सी से बची है। हमारी तरफ से रिपोर्ट करने के लिए शायद ही कुछ है। नीचे बहुत शोर शराबा है। मैं आपको बताने के लिए जल्दी से ऊपर आया। मुझे पूरी बात समझ नहीं आई। लगता है ये यंग मास्टर कोल के बारे में है। यंग मास्टर कोल के टॉप स्कॉलर बनने के बारे में कुछ? क्या? विक्टर और उस कॉन्फ्रेंस रूम में हर इंसान हॉन्ग को घूरने लगा। हॉन्ग? कौन सा टॉप स्कॉलर? विक्टर की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। मेरा वह आवारा बेटा, क्या वह सच बोल रहा था? कसम से उसे सच में नॉर्थ स्टार एकेडमी में एडमिशन मिल गया और वह भी टॉप स्कॉलर के रूप में। मिस्टर गू, हम अभी चेक क्यों नहीं कर लेते? एक यंग मैनेजर पहले ही अपने लैपटॉप पर खोल रहा था। विक्टर स्क्रीन की तरफ भागा। पहला स्थान कोल गू, तियानहाई से 350 पॉइंट्स। मैनेजर ने पूछा, मिस्टर गू, क्या तियानहाई में यंग मास्टर कोल के नाम का कोई और भी है? यह सच में यंग मास्टर कोल ही है, एक और भरोसेमंद सहायक ने कहा। जब मैं एडमिशन टिकट्स लेने गया था तो उसका ही नाम था और क्योंकि हमने देर से रजिस्टर किया था उसका एग्जाम नंबर लिस्ट में पीछे की तरफ था। विक्टर ने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंसा। मैं जानता था कि कोल मुझे निराश नहीं करेगा और न ही स्टार एकेडमी को। वह इसे आसान बना देता है। बधाई हो, यंग मास्टर कोल को टॉप स्कॉलर घोषित किया गया है। अब उसके लिए आसमान भी कम है। बधाई हो मिस्टर गू, कितनी अच्छी खबर है। यंग मास्टर कोल के लिए चीयर्स, लिस्ट में सबसे ऊपर। मिस्टर गू, इस पर तो पार्टी बनती है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, हम पार्टी कर रहे हैं। होंग, सबको बता दो, हम अपने बेटे के नॉर्थ स्टार एकेडमी में एडमिशन का जश्न मना रहे हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के सभी एम्प्लॉयज को 3 दिन की छुट्टी डबल सैलरी के साथ मिलेगी और सबको इस महीने 20% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। होंग खुशी से चमक उठा। मिस्टर गू जिंदाबाद। ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप से पूरी इंडस्ट्री को जलन हो रही थी, लेकिन सिर्फ स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के लोग ही जानते थे कि हाल ही में काम का बोझ कितना ज्यादा था। 3 एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी लंबे सूखे के बाद बारिश जैसा लगा। मिस्टर गू, ड्रैगन क्रेस्ट प्रोजेक्ट के टाइम पर बहुत जोर दे रहा है। क्या 3 दिन ज्यादा नहीं है? सब ठीक है। विक्टर ने बिना सोचे उसे टाल दिया। मैं वेरा के साथ इसे संभाल लूंगा। उसने सोचा कि यूए फैमिली के लोग कैसे चेहरे बनाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कोल को नॉर्थ स्टार एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। जीयू फैमिली और यूए फैमिली के बीच के रिश्ते हमेशा लिली की तरफ से ही थे। ज्यादातर यूए फैमिली विक्टर और मुझे एक जैसा नीचा दिखाती थी, खासकर क्योंकि मेरी एक आवारा की पहचान थी। हालांकि वेरा की बात अलग थी। वह औरत सिर्फ चेहरे से जज करती थी। मैं उसके स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरा, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं फैमिली का कितना पैसा बर्बाद करता हूँ। फिर भी वेरा हमेशा मुझे पसंद करती थी। तो जब ड्रैगन क्रेस्ट ने स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया तो जल्दी ही अफवाह उड़ने लगी। लेकिन अगर मैं सच में यूए फैमिली में शादी करना चाहता था तो यूए फैमिली के अपने नियम के हिसाब से यह लगभग नामुमकिन था। खासकर अब यूए फैमिली चुपचाप तैयारी कर रही थी अगली पीढ़ी के वारिस के लिए। ऐसी हालत में मुझ जैसा कोई उनके रेडार पर भी नहीं आता। जाहिर है मैं अब भी वेरा का छुपा हुआ छोटा सा आदमी बन सकता था जब तक मैं कोई हंगामा न करता। जो सबसे बड़े लोग थे वह कभी ऐसे इंतजामों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। विक्टर पहले ही सोच रहा था मेरी नॉर्थ स्टार में एडमिशन की खबर वेरा को खुद मिलकर बताने का, लेकिन वेरा को पहले से पता था। उसने उस लड्ढके के बारे में सोचा जो हर बार मिलने पर उसके पीछे पीछे घूमता था, उसकी तारीफ करता था, उसे खुश रखता था और फिर जेब खर्च मांगता था। और फिर भी वह यहाँ था, सच में नॉर्थ स्टार एकेडमी में एडमिशन ले रहा था। ये सब अजीब लग रहा था। शुरू में जो गर्व और खुशी थी वह चली गई।
और वेरा के होंठों पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। एक परफेक्ट स्कोर वाला सबसे अच्छा स्टूडेंट उस एग्जाम में, जिसे सब नॉर्थ स्टार के इतिहास का सबसे मुश्किल एग्जाम कहते थे, और फिर भी हुआ का सबसे बदनाम बेकार लड्डका। ओह छोटे भाई, जब वह तुम्हारी पिछली बातें निकालेंगे तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पिड्डी डिएट जाओगे। चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा वेरा ने सोचा था। बस फर्क इतना था कि उल्टा असर ज्यादा तेजी से आया और ज्यादा जोर से लगा। जीयू फैमिली के विला कॉम्प्लेक्स के बाहर एक भीड़ पहले ही जमा हो रही थी। रिपोर्टर्स, क्लासमेट्स, फैमिली वाले, दोस्त, और वह स्टूडेंट्स जो नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले थे, उसकी किस्मत का ठोडा असर लेने की उम्मीद में। अगर यह एक अच्छी रेजिडेंशियल एरिया ना होती, प्रोफेशनल सिक्योरिटी स्टाफ और सिस्टम्स के साथ, और मैंने पहले ही गार्ड्स को बता दिया था, तो वह भीड़ सीधे सामने के दरवाजे से अंदर घुस जाती। मैं वह इंसान नहीं था जो लाइमलाइट में आने का मौका छोड़ दे, और छुपना मेरी आदत नहीं थी, वह तो बस बदतमीजी होती। तो मैंने आराम से टाइम लिया अच्छे से साफ होने और कपड़े पहनने में। साफ और स्मार्ट कपड़े पहने। फिर 7 या 8 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और गेट की तरफ चल पड़िड्डा। कोल बाहर आ रहा है। कुछ लड्डुडकियों ने, जो मुझे पहचानती थी, हैरान होकर कहा, वाह, ये है वह टॉप स्कॉलर। वह कितना हैंडसम है। ललचाना बंद करो, जैसे उस जैसा अमीर लड्डुडका कभी तुम्हारी तरफ देखेगा। सच है, खबर है उसे पहले ही ड्रैगन क्रेस्ट की छोटी राजकुमारी ने अपना बना लिया है। उफ, अमीर होना कितना अच्छा होता है। मुझे पता ही नहीं था मैंने अभी कुछ और दिल तोड़ दिए थे बिना कोशिश किए। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, रिपोर्टर्स का एक झुंड माइक्रोफोन्स और रिकॉर्डर्स के साथ आगे बढ़ा जैसे भूखे भेड़िए हों। अगर इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी गेट ना होता तो वह मुझे पूरा निगल जाते। कोल, अब जब तुम टॉप स्कॉलर हो, कैसा लग रहा है? एग्जाम बहुत मुश्किल था, तुमने परफेक्ट स्कोर कैसे हासिल किया? हमने सुना है कि तुमने 2 साल हाई स्कूल की पढ़ाई विदेश में की। क्या इससे यह साबित होता है कि विदेशी पढ़ाई बेहतर है? मिस्टर कोल, मैं टीएनयू मीडिया से हूँ। हमारा बॉस आपको पर्सनली जानता है। क्या एक वन ऑन वन इंटरव्यू मिल सकता है? मैंने अपना गला साफ किया और भिड्ड को शांत करने के लिए हाथ उठाया। सब लोग आराम से। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक छोटा सा प्लाजा है। मैंने पहले ही बैठने का इंतजाम और रिफ्रेशमेंट्स रखवा दिए हैं। मुझसे जो चाहो पूछो, आराम से। भिड्ड थोड़ी नरम पड़िद्द गई। कितना अच्छा इंसान है। और वह यहाँ बिना बुलाए आए थे। फिर भी वह उनके बारे में सोच रहा था। क्या शानदार इंसान है। जाहिर है वह बस एक कम्युनिटी प्लाजा था जहाँ कम जगह थी, और उसे सेट करने में थोड़ी मेहनत लगी थी। तो जगह कम है, टोटल 25। हर एक के 10,000, एक आउटलेट से ज्यादा 2 लोग। ये बोलकर मैंने एक पेमेंट क्यूआर कोड निकाला। बस इसे स्कैन करो और पे करो। बहुत आसान है। हर रिपोर्टर रुक गया। ये क्या? क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? क्या ये लड्डका फैमिली का बेकार नहीं था? ये सबसे पैसे कैसे लूट रहा है? मिस्टर कोल, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं मुस्कुराया। नॉर्थ स्टार एकेडमी के टॉप स्कॉलर का पहला पब्लिक इंटरव्यू, और मैं सिर्फ 10,000 ले रहा हूँ। ये तो लगभग मुफ्त में देना हुआ। अगर लोगों को पता चला कि मैंने इतने कम पैसे लिए तो वह कहेंगे कि मैं सच में बेकार हूँ। तो जल्दी करो, सिर्फ 25 जगह हैं। जिसे दिलचस्पी नहीं है वह जा सकता है। एक रिपोर्टर, जो लग रहा था कि वह कोई छोटा कंटेंट अकाउंट चलाता है, गुस्से से बोला, सच में एक अमीर लड़का हम सबको ऐसे लूट रहा है? ये तो हद है। चलो चलते हैं। किसे उसकी जरूरत है? मैं बस कुछ बनाकर लिख दूंगा। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। हाँ ठीक है, जो चाहो ऑनलाइन पोस्ट कर दो। मैं अभी तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन बनाई हुई कहानियां ज्यादा देर तक ट्रैफिक नहीं लाती। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो तुम्हें थोड़ी ईमानदारी चाहिए, है ना? कब तक झूठ सच का मुकाबला कर सकता है? मैं फिर से बोलता हूँ, यह नॉर्थ स्टार एकेडमी के टॉप स्कॉलर का पहला पब्लिक प्रेस इवेंट है। अगर यह छूट गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। वेडिडे आउटलेट समझ गए कि मैं क्या कह रहा था। फोन्स निकल चुके थे, बजट्स अप्रूव हो रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स ने तो खुद ही पैसे दिए और स्कैन करना शुरू कर दिया। एक तगड़ीदा आदमी आगे बढ़ा और पहले स्कैन किया। यह भिड्ड देखकर मेरे दिमाग में कुछ आया। मुझे पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए था। ये डील शायद सस्ती पीडीडीएच रही है। जैसे ही सबको पता चला कि 25 सीट सबके लिए काफी नहीं है, भिड्डी और पागल हो गई। नॉर्थ स्टार के सबसे मुश्किल एग्जाम के इतिहास का टॉप स्कॉलर तियानहाई का पहला, और ये उसका पहला पब्लिक प्रेस सेशन था। अगर ये छूट गया तो कोई भी पैसा इसे वापस नहीं ला सकता। मेरा दिल बैठ गया। बहुत ज्यादा सस्ता नहीं, दाम बढ़ाना पिड़ीडेगा। अच्छा हुआ कि मुझे कोई शर्म नहीं थी। मैंने बिना रुके बोलना शुरू किया। सबकी इतनी दिलचस्पी देखकर मैं सच में खुश हूँ। तो ये है एक छोटा सा बोनस ऑफर। एक्स्ट्रा $20,000 के लिए आप सेशन के दौरान लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। गारंटीड फ्रंट रो एक्सेस ट्रैफिक की सबसे पहली और असली वेव के लिए। बिड्ड चुप हो गई। तो 10,000 में लाइव स्ट्रीम भी नहीं मिलेगा? ये लड़का कितना बेशर्म है। और फिर भी मेरे मौके पर दाम बढ़ाने के बावजूद किसी के पास कोई असली ताकत नहीं थी। वह चुपके से स्ट्रीम नहीं कर सकते थे, है ना? क्या वह सिक्योरिटी गार्ड सच में हाथ उठाएंगे? अपने अकाउंट में लाखों रुपए आते देखकर मैं काफी खुश था। छोटा फायदा भी फायदा ही होता है। जिस पल वह सिस्टम लोड हुआ, मेरी किस्मत लिख दी गई थी। एक जिंदगी जिसमें शोहरत और पैसा चाहिए था, क्योंकि यह अजीब सिस्टम सिर्फ उसी पर चलता था। जब वह छोटे प्लाजा पर पहुंचे, रिपोर्टर्स के चेहरे और भी उतर गए। बैठने के लिए प्लास्टिक के स्टूल थे,
रिफ्रेशमेंट्स में बॉटल्ड पानी और जग में चाय थी। क्या इस पूरे इंतजाम पर 500 से ज्यादा खर्च हुआ होगा? यह तो खुलेआम लूट थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचते हैं। मैंने माइक पकड़िड़ा एक पैटियो अम्ब्रेला के नीचे रखे सोफा पर बैठ गया और बोला, मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। हर आउटलेट से एक सवाल, दोबारा नहीं। चलो इसे 30 मिनट्स में खत्म करते हैं। ये क्या बकवास है? एक सवाल के 30,000। आपस में बात कर लो, पहले कोऑर्डिनेट कर लो। हम 10 मिनट्स में शुरू करेंगे। हर रिपोर्टर गुस्से में था। इस वक्त कोई भी अपनी जगह बर्बाद नहीं करने वाला था यह पूछकर कि कैसा लगा या कैसे तैयारी की। छोटे स्टूडेंट्स के लिए कोई सलाह या कॉलेज में क्या पढ़ना चाहते हो, वह सवाल अब बेकार थे। एक जगह के 30,000। अगर तुमने कुछ धमाकेदार नहीं पूछा तो तुम बस पैसे फेंक रहे होगे। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, एक गुस्से में लाल चेहरे वाली फीमेल रिपोर्टर खड्डिधी हो गई। कोल, जो मैंने जाना है, तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा एवरेज थे मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, और अब तुम परफेक्ट स्कोर के साथ टॉप स्कॉलर हो। क्या तुमने ये रिजल्ट गलत तरीके से हासिल किया? मैं लगभग हंस पिड़िड़ा। सीधे मुद्दे पर आ गए, है ना? नहीं, सबने पलक झपकाई। बस इतना ही? कोई और बात नहीं कोल, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। मैंने उसे बीच में ही रोका। अगला। एक घनी दाढ़ी वाला रिपोर्टर खड्डिद्दा हुआ। ड्रैगन क्रेस्ट के नॉर्थ स्टार एकेडमी के साथ हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। तुम्हारी फैमिली ने अभी ड्रैगन क्रेस्ट के साथ एक डील की है और अब तुम टॉप स्कॉलर हो। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मुझे इन दो चीजों में कोई कनेक्शन नहीं दिखता। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो सीधे बोलो, लेकिन तुम्हारा सवाल हो गया। अगला। कोल, क्या तुम टॉप स्कॉलर बने ड्रैगन क्रेस्ट के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ताकि नॉर्थ स्टार तुम्हें पिछले दरवाजे से अंदर आने दे? अगला रिपोर्टर पहले ही खड़ीडिदा हो चुका था। मुझे उन्हें मानना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री का लेवल बहुत नीचे था, दिमाग की जरूरत ही नहीं थी। जहां तक मुझे पता है जीयू फैमिली में वंशजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के पास नॉर्थ स्टार की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, वीरा यूए। तो वह मुझ जैसे बाहर वाले के लिए कोशिश क्यों करेंगे जब वह अपने ही किसी के लिए कर सकते हैं? और अगर किसी ने कोशिश की भी होती तो क्या नॉर्थ स्टार एकेडमी इतनी पागल होती कि वह टॉप स्कॉलर का टाइटल उसको दे देती जिसने पैसे देकर एडमिशन लिया हो? सही बात है, ये बात समझ नहीं आती। सबसे गुस्से वाले रिपोर्टर्स भी ठंडे पीढ़ी डीएनए लगे, लेकिन एक जिद्दी रिपोर्टर लगा रहा। तुम और वेरा, तुम दोनों साफ तौर पर करीब हो। अफवाहें हैं कि तुम यूए फैमिली में शादी करने वाले हो। ऐसी हालत में ये नामुमकिन नहीं है कि यूए फैमिली ने तुम्हें नॉर्थ स्टार में धकेल दिया हो ताकि वेरा को उसकी विरासत मिल सके। मैरियन, छोड़ दो यार, तियानहाई में जाकर पूछ लो। मुझे पीछा करने वाली लद्दकियां पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा सकती हैं। मैं ये सब छोड़ कर किसी और की फैमिली में शादी क्यों करूंगा? और अगर वेरा और मैं सच में साथ होते भी तो वह जीयू फैमिली में शादी करती। समझे? कितनी हिम्मत है? तो तुम कह रहे हो कि तुमने वह परफेक्ट स्कोर और टॉप स्कॉलर का टाइटल सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल किया? बिल्कुल सही। एग्जाम के तुरंत बाद मैंने पहले ही टीएन हाई टीवी को इंटरव्यू दिया था। मैंने उन्हें सीधे बता दिया था कि मैंने परफेक्ट स्कोर किया है। भिड को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कोल, मुझे पक्की खबर मिली है कि तुम आईलाई ग्रुप के डॉक्टर जांग ताओ के बहुत करीब हो। सब जानते हैं कि डॉक्टर जांग ताओ की डोमेस्टिक इंटरनेट की दुनिया में क्या जगह है। वह एलीट हैकर्स की एक फौज को कंट्रोल करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए नॉर्थ स्टार का एग्जाम पेपर चुराया? मैंने एक लंबी सांस लेकर अपना सर हिलाया। मैं माफ करने वाला इंसान हूँ, मुझ पर कीचड़ देशे उछालो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर जांग ताओ को इसमें घसीटना, एली ग्रुप की लीगल टीम खाली नहीं बैठी रहती। और जो कोई भी यूए फैमिली का एंगल ला रहा है, छपने से पहले बहुत सोच लो। जब लॉसूट आएगा तो ये मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। कमरे में सब होश में आ गए। वह जो कुछ भी पूछ रहे थे वह सब बस अंदाजा और साजिश की बातें थी। मैंने उन्हें इतना भड़का दिया था कि उन्होंने सब कुछ जोर से बोल दिया। उनमें से कुछ अब भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। यह मामला खराब हो सकता था। कोल, क्योंकि तुमने परफेक्ट स्कोर किया है, क्या तुम हमें वह सवाल समझा सकते हो जिसमें नेचुरल नंबर्स का जोड़ -1/12 के बराबर आता है? चलो आखिर एक सवाल जो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। तुम सबने ऑफिशियल सॉल्यूशन तो देखा ही होगा, है ना? अब मेरे समझाने से कुछ साबित नहीं होगा। रामानुजन सच में एक जीनियस था। सिर्फ वही इतनी अच्छी चीज सोच सकता था। आखिरी फिजिक्स का सवाल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर था, जो यूनिवर्सिटी लेवल का टॉपिक है। तुमने उसका जवाब कैसे दिया? किसी ने ये तो नहीं कहा कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ सकते। जब तुम इतने खास हो तो तुम हाई स्कूल के लिए वेस्टलैंड क्यों गए थे? क्या तुम्हारा ये परफॉर्मेंस वेस्टलैंड की पढ़ाई की वजह से है? तो क्या इस साल का टॉप स्कॉलर वेस्टलैंड का है, हुआ का नहीं? मैं कुछ बोल नहीं पाया। हुआ के प्रेस वाले हमेशा हैरान करते हैं। मैंने खुद को शांत रखा, अपना सर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने परफेक्ट स्कोर किया क्योंकि मैं कोल गू हूँ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि मैंने कहाँ पढ़ाई की। मैं टीएन हाई में भी इतना ही अच्छा स्कोर करता। बाहर जाना मेरी अपनी वजह थी। बताना चाहोगे? किसी ने तुरंत पूछा। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। तुम सब जानते हो मैं लड़कियों में कितना पॉपुलर हूँ। मुझे डर था कि उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा और एक रिश्ता उसकी पढ़ाई खराब कर देगा, तो उसके लिए मैंने मुश्किल फैसला लिया और चला गया। मैं बस उसे ध्यान देने के लिए जगह देना चाहता था। यही एक तरीका था जिससे हम दोनों का एक अच्छा फ्यूचर होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वह कौन है?
क्या वह अगले हफ्ते नेशनल एग्जाम दे रही है या उसे भी नॉर्थ स्टार में एडमिशन मिल गया है? माफ करना, तुमने अपनी हद से ज्यादा पूछ लिया। अगला। और बस ऐसे ही प्रेस सेशन खत्म हो गया। मैं बिना किसी फिक्र के घर चला गया। रिपोर्टर्स को सिक्योरिटी ने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका काम खत्म हो गया, बल्कि यह तो अभी शुरू हुआ था। मैंने लोगों की राय की ताकत को कम समझा था और मीडिया की ईमानदारी को ज्यादा मान लिया था। ट्रैफिक के लिए यह लोग कुछ भी लिखते और कुछ भी बोलते थे, भले ही उन पर केस हो या उनका अकाउंट बंद हो जाए। वो बस अकाउंट डिलीट कर देते, थोड़े दिन चुप रहते और नए नाम से वापस आ जाते। जैसे ही प्रेस सेशन की फुटेज ऑनलाइन फैली, एक एक करके नाम ट्रेंड करने लगे। मेरा बैकडोर डील, ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप, यूए फैमिली, वेरा यूए, तियनहाई का टॉप स्कॉलर, नॉर्थ स्टार एकेडमी की ईमानदारी पर सवाल। जबकि मैंने उस सेशन में बार बार कहा था कि मैंने अपना परफेक्ट स्कोर अपनी मेहनत से हासिल किया है। लोग अब भी बिना वजह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ज्यादा पसंद करते हैं। नॉर्थ स्टार के अपने स्टूडेंट फोरम पर भी आवाजें उठ रही थी। स्टूडेंट स्कूल पर ही सवाल उठा रहे थे और उस पर बिकने का इल्जाम लगा रहे थे। उनका तर्क काफी सीधा था। कोई भी हाई स्कूल स्टूडेंट इतने कम समय में वह एग्जाम इतने अच्छे से पास नहीं कर सकता। अगर ये चीटिंग नहीं थी तो क्या थी? कुछ कट्टर लोग तो एडमिशन्स ऑफिस के बाहर साइलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, इस साल के एग्जाम की पूरी जांच की मांग करते हुए। लेकिन स्कूल की अपनी एक परेशानी थी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। सोचो तो, एक टॉप स्कॉलर, एक परफेक्ट स्कोर वाला पेपर, तो वह हर डिटेल को अच्छे से देखते ही है। अगर कोई भी गड़बड़ होती तो वह इसे कभी पब्लिक नहीं करते। लेकिन नॉर्थ स्टार का ऑफिशियल बयान शोर में तुरंत दब गया। कुछ किया नहीं जा सकता था। परफेक्ट स्कोर पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। जब कोई चीज सब उम्मीदों के खिलाफ होती है, लोग हमेशा किसी को दोष देने के लिए कुछ ढूंढते हैं। वीरा को ऑनलाइन सारी अफवाहों का पता चल गया था। लीगल डिपार्टमेंट ने तो यह भी पूछने आए थे कि क्या वह चाहती है कि वह कोई एक्शन ले। वीरा का जवाब था, जो हो रहा है होने दो। अभी के माहौल में मना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी नॉर्थ स्टार ने पहले ही बयान दे दिया था। ड्रैगन क्रेस्ट को कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। छोटे भाई, अभी पूरी दुनिया तुम पर सवाल उठा रही है। तुम क्या करोगे? वेरा को यकीन था कि मैं छिपूंगा नहीं। और सच कहूं तो इस हालत के यहाँ तक पहुंचने में उसके खुद के प्रेस को दिए गए 2 बार के बड़े बड़े बयानों का भी हाथ था। स्टेला पिछले 2 दिन से मुझे ढूंढने नहीं आई थी। कॉम्प्लेक्स में पापरात्सी भरे हुए थे और उसने प्रेस सेशन देखा था। वह उस लड़की को जानती थी जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसके लिए मैं वेस्टलैंड गया था। वह लगभग पक्का वही थी। वह अभी तक उस रोल में आने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह यह रिस्क नहीं ले सकती थी कि प्रेस को उनके बीच के रिश्ते का जरा सा भी पता चले। फिर भी मेरी छोटी सी स्पीच ने उसे आधा घबराया हुआ और आधा गुस्से में छोड़ दिया था। मैं ही वह था जिसने झूठी सगाई का बहाना बनाया था उसके पैसे लेने के लिए और फिर गायब हो गया था। और अब मैंने उसे एक प्यार में पड़े लड़के की नेक कुर्बानी बना दिया था। मेरी हिम्मत तो देखो। किसी भी गलत इरादे वाले से पकड़े जाने के डर से स्टेला ने आइरिस के घर में शरण ली थी। ऑनलाइन इल्जामों की बारिश देखकर स्टेला गुस्से में भी थी और परेशान भी। जरूर वह मुझ पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद वही पेपर दिया था। उसने 276 स्कोर किया था, जो उसे पूरे देश में 5वें नंबर पर ले आया था। और मैंने 350 स्कोर किया था। ये सच में किसी फैंटेसी नॉवल की कहानी जैसा लग रहा था। आइरिस, मैं क्या करूं? सब कह रहे हैं कोल ने चीटिंग की है। स्टेला के पास अपनी बेस्ट फ्रेंड के अलावा और कोई नहीं था। आइरिस भी पिछले कुछ दिन से शांत नहीं थी, लेकिन वह चीजों को ज्यादा साफ देख रही थी। जब नॉर्थ स्टार का ऑफिशियल बयान आया, वह समझ गई, चाहे कितना भी शोर हो, नतीजा बदलने वाला नहीं था। मैं टॉप स्कॉलर था। मुझे सच में नॉर्थ स्टार एकेडमी में एडमिशन मिल गया था, जिसका मतलब था उसे मुझसे कन्फेस करना पड़ेगा। क्या तुम उस पर यकीन करती हो? आइरिस ने पूछा। स्टेला हिचकिचाई। मुझे नहीं पता। आइरिस ने अलग तरीके से पूछा। स्टेला, मुझे बताओ, क्या तुम सच में कोल को पसंद करती हो? स्टेला का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने तो खुद अभी तक यह नहीं सोचा। आइरिस को अपना जवाब मिल गया था। बचपन के प्यार, वह जो नुकसान कर सकते थे, वह कुछ और ही था। स्टेला जैसी सीधी लड़की कभी भी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उस पर यकीन करो, बिना किसी शर्त के। वैसे भी तुमने नॉर्थ स्टार का बयान देखा। उन्होंने कहा कि एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं थी। स्टेला ने ध्यान से मेरे और मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा। उसे याद आया, मैं बचपन में बहुत तेज था। मैं ही वह था जिसने उसे 1 से 4 तक नंबर्स लिखना सिखाया था। लेकिन बीच में कहीं मेरा स्कूल से पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। हर दिन मैं किसी न किसी चीज में बिजी रहता था। हमेशा विक्टर से पैसे निकालने के तरीके सोचता रहता था। धीरे धीरे खुद को एक बेकार इंसान की पहचान दिला दी थी। लेकिन बचपन में इतना तेज था, अगर मैं फिर से सीरियस हो जाता तो फिर से जीनियस बनना तो नॉर्मल बात थी। स्टेला ने चुपचाप वह वजह ढूंढ ली जिसकी उसे जरूरत थी। अब मैं समझ गई आइरिस। शुक्रिया। मैं कोल पर यकीन करती हूँ। उसे हमेशा गलत समझा गया है। वह बिल्कुल भी वैसा बेकार नहीं है जैसा सब उसे समझते हैं। आइरिस को साफ दिख रहा था, स्टेला पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुकी थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए सच्ची जिम्मेदारी महसूस करते हुए आइरिस ने गंभीरता से कहा,
स्टेला, इस पर अच्छे से सोचो। तुम जानती हो कोल कैसा है। अगर तुम सच में उसके साथ रही, तो तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ परेशानियां ही मिलेंगी। आइरिस, तुम क्या कह रही हो साथ में? उसने तो अभी तक मुझसे कन्फेस भी नहीं किया। स्टेला का चेहरा फिर से लाल हो गया। सच है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्टेला को पसंद करता हूँ। प्यार करने की तो बात ही छोड़ दो। इसके बजाय मैंने उसे एक झूठी सगाई बेची और पैसे अपनी जेब में रख लिए। मैं उसे पसंद तो करता ही था, लेकिन हम एक दूसरे को इतने समय से जानते थे कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बचपन के दोस्त जो साथ साथ बड़े हुए थे। मैंने उसे बहुत पहले ही अपना मान लिया था, बिना कभी कुछ कहे। इसलिए मैंने कभी ऐसे प्यार भरे इजहार की परवाह नहीं की। आइरिस अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी। ओह, तुम कितनी भोली लड़की हो, जाग जाओ। उस कमीने ने सालों पहले मुझसे कन्फेस किया था, और उसने तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो फिर वह तुम्हारा हाथ ऐसे क्यों पकड़ता है जैसे यह दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो, और तुम उसे करने देती हो? वह बिल्कुल बेकार है। स्टेला, स्काईरिच मैनर में उस दिन, तुम्हें याद है उसने मुझसे क्या शर्त लगाई थी? खुद ये बात उठाने से आइरिस को सच में अजीब लग रहा था। स्टेला ने सर हिलाया। हाँ, तुम्हें पोस्ट करना है कि तुम उसे पसंद करती हो। स्टेला के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। आइरिस हैरान थी। सच में? बस इतना ही? तुम ठीक हो उसके ऐसा करने से? वह सच में नॉर्थ स्टार एकेडमी में आ गया, आइरिस ने कहा। मुझे पता है, स्टेला ने कहा। स्टेला ने हाथ बढ़ाया और आइरिस का हाथ पकड़ लिया। कोल ने मुझे सब कुछ समझाया। उसने यह हमारे लिए किया। और फिर स्टेला ने मेरी पूरी कहानी आइरिस को एक एक लफ्ज बता दी। हे भगवान, इस लड़की को मनाना कितना आसान था। हे ऊपर वाले, क्या कोई उस कमीने कोल पर बिजली गिरा सकता है? आइरिस, शांत हो जाओ, मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। कोल को अपनी ढाल बनाकर तुम बिना किसी फिक्र के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हो। तुमने खुद मुझे बताया था कि तुमने सालों से म्यूजिक में कितना कुछ लगाया है, कि अब इंस्पिरेशन खत्म हो गई है। अब जब तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, तो यह कुछ अलग करने और नया शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है। अब स्टेला आइरिस को तसल्ली दे रही थी। कोल को डील करने दो, जो भी तुम्हें परेशान करने आए। और मैं पिछले 2 दिन से इस बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम कोल को कन्फेस कर दोगी, तो जो लड़के मेरे पीछे पड़े हैं वह भी हिम्मत नहीं करेंगे। शुक्रिया। स्टेला, 3 तरफा जीत? ज्यादा तो यह था कि मैं सब कुछ जीत रहा था और बाकी सब खुद को कह रहे थे कि सब ठीक है। जीयू रेजिडेंस में वापस विक्टर और लिली अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। विक्टर खास तौर पर गुस्से में था। कंपनी में प्रेस के आने वाले दिन वह शुरू में गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसके बाद जो तेज इल्जाम लगे उनसे बचना मुश्किल था। इस पूरे झमेले ने विक्टर का मूड खराब कर दिया था और उसे सबको छुट्टी देने का अफसोस होने लगा था। अब वह बस तुरंत ग्राफीन बैटरी लॉन्च करना चाहता था और पूरी दुनिया को बताना चाहता था, ये मेरे बेटे की बनाई हुई चीज है, वो कोई बेकार नहीं है। वो एक जनरेशन में एक बार आने वाला जीनियस है जो जब चलता है तो बिजली की तरह गिरता है। माँ पापा, मैं ठीक हूँ, दुनिया ऐसे ही चलती है। कभी कभी उन लोगों को खुद को साबित करना पड़ता है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें हमेशा की तरह शांति से तसल्ली दी। कोल, वह अफवाह फैलाने वाले लोग बहुत बुरे हैं। क्या मैं तुम्हारे दादा को बुलाकर उन बुरे लोगों से निपटने को कहूँ? लिली हिचकिचाई, फिर बोली। स्टारलाइट का लगभग दिवालिया होना लिली को इतना परेशान नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसका प्यारा बेटा, जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था, इल्जामों और बदनामी की लहर में डूब रहा था। यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चौंक गया। माँ, कुछ गलत मत करो। दादा अब बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें इतनी छोटी सी बात में मत घसीटो। वैसे भी आपके बेटे को पूरी जिंदगी गलत समझा गया है। मैं यह संभाल सकता हूँ। ये अलग है। पहले ये सिर्फ छोटे सर्कल में बातें थी। लिली ने जवाब दिया। उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। और तुमने पहले पैसे काफी खुले हाथ से खर्च किए थे। इस बार पूरा इंटरनेट पीछे पड़ा है, अनजान लोग भी जो चाहे बोल रहे हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है माँ, मुझ पर यकीन करो, मैं यह संभाल सकता हूँ। इन लोगों का ध्यान गोल्डफिश जैसा होता है। जब मैं नॉर्थ स्टार में अपना नाम बना लूंगा, तो वह माफी मांगने के लिए लाइन लगा देंगे। बेटा, क्या तुम सच में ठीक हो? मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिन से ऑनलाइन लगातार देखा है। कृपया कोई उल्टा सीधा काम मत करना। मैं बस ऑनलाइन शो देख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि इंसान की अक्ल कितनी नीचे गिर सकती है। कई बार उनको तसल्ली देने के बाद ही मेरे माँ बाप नीचे आराम करने गए। उनके चेहरे पर अब भी चिंता थी। मैं, इसके उल्टा, बिल्कुल आराम से था। मैंने अपना लैपटॉप पास खींच लिया। जैसा वेरा ने पहले ही बताया था, मैं हमेशा के लिए छिपा नहीं रहूंगा। स्कूल शुरू होने में अभी 2 महीने थे, तो मुझे खुद को बिजी रखना था। नॉर्थ स्टार फोरम पर बहुत शोर था। कुछ ऐसे यंग जीनियस जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, वह मुझे बार बार शक की नजर से देख रहे थे। ये मान ही नहीं रहे थे कि कोई वह काम कर सकता है जो वह नहीं कर सकते। अब उनको अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा। आज मैंने नॉर्थ स्टार एकेडमी के दाखिले के पोर्टल पर अपना स्टूडेंट आईडी नंबर ढूंढ लिया था। मैं अब फोरम पर एक ऑफिशियल स्कूल अकाउंट बना सकता था। मैंने सीधा उनको चैलेंज करने का फैसला किया। स्कूल के हर फैकल्टी को, जो भी मुझ पर शक करता है वह लाइव जुड़ सकता है और जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है। मैं चाहता था कि नॉर्थ स्टार के हर स्टूडेंट को पता चले कि मैं आ गया हूं और वह सब मेरे सामने झुकेंगे। यही सच में सबसे ऊपर खड़े होने का मतलब था।
जिस पल मैंने रजिस्टर करना खत्म किया, मेरे दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज आई। डिंग, एक जीनियस के घमंड को चैलेंज नहीं करना चाहिए, शक करने वालों को चुप कराना होगा। मेन क्वेस्ट, एक पब्लिक और पूरी तरह से साफ लाइव स्ट्रीम करो, सभी चैलेंज करने वालों को हराओ। क्वेस्ट का इनाम, 5,000 प्रेस्टीज पॉइंट्स, एक चार्म पॉइंट, एक नानो पैनोरामिक रिकॉर्डर। एक मेन क्वेस्ट। ये सिस्टम मुझे सच में जानता था। लेकिन रुको, क्या सिस्टम ने हमेशा नहीं कहा था कि मुझे सब कुछ खुद बनाना होगा? ये रिकॉर्डर इनाम में क्यों मिल रहा था? क्या ये चीज सच में कोई प्रोडक्ट थी? डिट्स की तरह मैंने सोचा था कि ये कुछ खास होगा, लेकिन ये मुश्किल से काम करता था। मैंने इतना टाइम कोड लिखने और उसको ठीक करने में लगाया था, सिर्फ डिट्स को एक ठीक ठाक एआई के लेवल तक लाने के लिए। लाइव स्ट्रीम क्वेस्ट्स इस सिस्टम के मिशन के ढांचे में एक खास जगह रखते हैं, तो एक बना बनाया प्रोडक्ट इनाम में मिलना बिल्कुल नॉर्मल है। और ये वाला बहुत ज्यादा बेहतर है, इसमें एक्सरे विजन, स्कैनिंग के फंक्शंस हैं, और ये और भी छोटा है। इसके ब्लूप्रिंट्स शॉप में मिल जाएंगे। या एक बार कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हो? छोटे चालबाज, क्या तुमने मेरी शॉप में खर्च करना बिल्कुल बंद कर दिया है? मैंने सोचा, जब से सिस्टम लोड हुआ था मैंने एक बार भी उसमें पैसे नहीं डाले थे। असल में ये अच्छा तरीका है, अगर मैं कभी खर्च ही ना करूं तो क्या हर क्वेस्ट के साथ एक फ्री इनाम नहीं मिलेगा? होस्ट, इस सिस्टम का फायदा उठाने के बारे में मत सोचो। पैसा खर्च करने के लिए होता है, और यहाँ खर्च करना बाहर की बेकार चीजों पे खर्च करने से ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे सिस्टम से बहस करने का मन नहीं था, क्योंकि सिस्टम ने एक लाइव स्ट्रीम क्वेस्ट दिया था, तो नॉर्थ स्टार के हर फैकल्टी को चैलेंज करने का मेरा पहला प्लान थोड़ा बदलना पड़ सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपनी पोस्ट लिखना शुरू किया। नॉर्थ स्टार के मेरे सभी सीनियर्स को, मैं कोलगू हूँ। मैंने हमेशा नॉर्थ स्टार एकेडमी की तारीफ की है, लेकिन इस फोरम पर 2 दिन रहने के बाद मुझे कहना पड़ेगा, मैं निराश हूँ। मैंने कुछ खास, बहुत होशियार यंग दिमाग की उम्मीद की थी, जो कॉन्फिडेंट और शानदार हों, लेकिन उसकी जगह मुझे सिर्फ कड़वे आलोचना करने वाले मिले। एग्जाम पेपर। क्या परफेक्ट स्कोर लाना सच में इतना मुश्किल था? वह दो फॉर्मूलाज, ऑयलर और रामानुजन ने उनको बहुत पहले ही सॉल्व कर दिया था। तो क्या ये सच में इतना अजीब है कि मैं भी कर सका? या फिर तुम बस नहीं जानते कि ये मैथमेटिक्स के लेजेंड्स कौन हैं? और आखिरी फिजिक्स का सवाल, उसके बारे में तो बात ही मत करो। क्या ये सच में इतना अजीब है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करना? और फिर भी तुम यहाँ हो। हुआ कि सबसे अच्छी एकेडमी के स्टूडेंट्स इस पेपर को ऐसे देख रहे हो जैसे ये आसमान से उतरा हो। शर्मनाक। तुम्हारी पोस्ट पढ़कर मुझे सच में नॉर्थ स्टार के फ्यूचर की चिंता है। तुम एक दिन इस देश के स्तंभ बनने वाले हो। ऐसी सोच के साथ तुम क्या योगदान दोगे? मैं जानता हूं तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो लोगों को जवाब देने का मौका दिए बिना बात करे। मैं जल्दी ही एक लाइव स्ट्रीम करूंगा, अपने सारे शक ले आओ। मेरी स्ट्रीम तुम सबके लिए खुली होगी। मेरे एग्जाम में जो भी फैकल्टी कवर हुआ है, अपने सबसे अच्छों को भेजो। अगर मैं तुम सबको पढ़ा नहीं पाया तो मैं खुद नॉर्थ स्टार से निकल जाऊंगा। एक और बात, मेरी ज्यादातर फोटोज जो ऑनलाइन घूम रही हैं वो कैंडिड शॉट्स हैं। हैंडसम तो हूँ, हाँ, लेकिन वह मेरी पूरी तारीफ नहीं करते। तो ये रही एक अच्छी सेल्फी। लेडीज, इसको सेव कर सकती हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। और कोई भी सीनियर स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट या फीमेल प्रोफेसर जो मुझे और अच्छी तरह जानना चाहती हैं, फॉलो बटन दबा दो। मैं यहीं रहूंगा। नॉर्मल दिखने वाले या कम अक्ल वाले अप्लाई ना करें। मुझे एक बार फिर कहने दो, मैं कोलगू हूँ। मैं सूरज और चांद को अपने हाथों में रखता हूँ और सितारों तक पहुंचता हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और नहीं है। जिस पल पोस्ट लाइव हुई, नॉर्थ स्टार फोरम में हंगामा हो गया, और कुछ सेकंड्स बाद पूरे इंटरनेट पर भी यही हुआ। मेरी बातें और मेरी बहुत अच्छी सेल्फी आग की तरह फैल गई। बहुत सारी लड़कियां तुरंत फैन बन गईं। मैंने जो लिखा था उसमें से कुछ औरतों के लिए ज्यादा इज्जत वाला नहीं था, लेकिन दुनिया चेहरे से जज करती है, और यही सच था। लोग हैरान रह गए। तो ये है नॉर्थ स्टार का टॉप स्कॉलर। सच में सबसे अलग। बिल्कुल हद हो गई। एक धोखेबाज ऐसे बातें कर रहा है। अगर हमने उसको उसकी जगह नहीं दिखाई तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा, नॉर्थ स्टार के बारे में? सच में भाई, जो भी ऐसी पोस्ट करता है, या तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, या फिर वह मौत को बुला रहा है। उसने तो अपना पूरा दाखिला दांव पे लगा दिया है। छोड़ो भी, ये सब दिखावा है। मैं एक पल के लिए भी नहीं मानता। और इस लड़के ने अपना पेपर जल्दी दे दिया था। जब उसने खत्म किया था, तब तो कोई जवाब देखकर कॉपी करने वाला भी इतनी जल्दी नहीं कर सकता था। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही। वह लाइव स्ट्रीम पर खुद को साबित करना चाहता है। मैं उसे चैलेंज करने के लिए वहीं रहूंगा। उसको दिखाऊंगा कि नॉर्थ स्टार का घमंड कैसा होता है। माफ करना, क्या किसी और को लगता है कि कोल बहुत हैंडसम है और उसका पर्सनल कांटेक्ट चाहिए? एक दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। यकीन नहीं होता? कोल तुम्हारे से किसी था को तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम उसके लायक हो। स्टूडेंट्स के अलावा नॉर्थ स्टार के बड़े अफसर और कुछ खास प्रोफेसर्स भी बहुत गौर कर रहे थे। पोस्ट पढ़ने के बाद उन सब ने एक ही बात सोची, इस साल का टॉप स्कॉलर कुछ अलग ही है। नॉर्थ स्टार एकेडमी के प्रेसिडेंट, जो सबसे ज्यादा इज्जत वाले एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट्स में से एक थे, और एक ड्यूअल एकेडमिशियन, प्रेसिडेंट ली, पिछले कई दिनों से मेरी फाइल पढ़ रहे थे। उन्होंने उसको इतनी बार पढ़ा था कि गिनती नहीं कर सकते थे। ऐसा स्टूडेंट नॉर्थ स्टार में आ रहा है तो चीजें बोरिंग नहीं होंगी। प्रेसिडेंट ली खुद ही मुस्कुराए, फिर फाइल उठाई और आखिरी पेज पर पलटा। एक पुराने बूढ़े चेहरे की तस्वीर थी। बूढ़ा वह,
कौन जानता था कि तुम इतने इंटरेस्टिंग पोते को छिपा रहे थे। जब मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा वह बन सकता है तो मुझे हैरानी होगी कि क्या तुम्हारी फैमिली को उसको मुझसे दूर रखने का अफसोस होगा। वीरा ने सालों पहले नॉर्थ स्टार से ग्रेजुएशन कर ली थी और छोड़ दिया था, लेकिन वह अब भी कभी कभी फोरम चेक करती थी। तो उसने पोस्ट देखी जिस पर वह अपलोड हुई, भले ही उसने उम्मीद की थी कि मैं छिपूंगा नहीं। मेरा जवाब फिर भी इतना हैरान करने वाला था कि वह हैरान रह गई। जवानी का घमंड, दुनिया को ऐसे देखना जैसे वह उसकी हो, शायद यही जवानी का मतलब था। पोस्ट होने के बाद मैंने प्लानिंग पे ध्यान दिया कि स्ट्रीम कहाँ होस्ट करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है और कैसे ये पक्का करना है कि पूरा काम बिल्कुल खुला और धोखा प्रूफ हो। ये ऐसे सवाल थे जिनके सही जवाब चाहिए थे, वरना वह लोग मेरी जीत को कभी सच में नहीं मानते। और लाइव स्ट्रीमिंग अभी बहुत चल रही थी। एक टॉप स्कॉलर का लाइव आना बहुत पैसा कमा सकता था। मैं लगभग 18 साल का था और मैंने अभी तक अपना पहला फाइनेंशियल गोल भी पूरा नहीं किया था। यह सच में शर्मनाक था। मेरे उनसे बात करने से पहले ही कई बड़े प्लेटफॉर्म्स खुद ही मेरे पास आए। उन सब ने स्ट्रीम को सपोर्ट करने की पेशकश की, बिल्कुल फ्री में। मैं जोर से हंसने ही वाला था। क्या उनको लगा मैं कल का पैदा हुआ हूँ? मुझे इन ऑनलाइन कंपनीज के लिए सब्र नहीं था। बेहतर था कि मैं किसी ऐसे के साथ काम करूं जिसे मैं पहले से जानता था। टीएन हाई टीवी के ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट का हेड, उस रिपोर्टर के साथ जिसने एग्जाम के बाद मेरा इंटरव्यू लिया था। हम तीनों एक मीटिंग रूम में बैठ गए। मिस्टर कोल, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है, आपको नहीं लगता? हम सारा काम कर रहे हैं और आप 60% लेना चाहते हो? ये बहुत ज्यादा है। मैं मुस्कुराया। मैं तो 70 मांगने वाला था। ये एक्स्ट्रा 10% तुम्हारा इनाम है कि तुमने हाल ही में ऑनलाइन बेकार चीजें पोस्ट नहीं की हैं और अपनी ईमानदारी बरकरार रखी है। माना कि तुम्हारे जैसे स्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं। जब नॉर्थ स्टार ने अपना बयान दिया तो तुम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मैनेजर बाय, 40% बहुत है। तुम्हारे स्टेशन के लिए यह आसमान से गिरने वाला पैसा है। हो सकता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा हिस्सा लेते देखना मुझे ठीक नहीं लगता। 50-50, मैनेजर बाई ने कहा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसे रख दिया। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो 30 लेगा। अलविदा। मिस्टर कोल, रुको, मैं साइन करूंगा। मैं मुस्कुराया और कॉन्ट्रैक्ट वापस टेबल पर फेंक दिया। मैं कल अपने लॉयर को यहाँ बुलाऊंगा ताकि डिटेल्स फाइनल कर सकें। टाइम कम है तो देर रात तक काम करना पड़ सकता है। वह 40% कितने का होगा यह पूरी तरह तुम पर है। और ये कहकर मैं चला गया। टीएनएचआई टीवी के साथ डील सीधी थी। टीएनएचआई टीवी के पास स्ट्रीम होस्ट करने के खास अधिकार होंगे। स्ट्रीम लाइव होने से पहले वह स्पॉन्सर साइन कर सकते थे, स्ट्रीम रूम में लिंक्स लगा सकते थे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ब्रॉडकास्ट राइट्स भी दे सकते थे। स्ट्रीम कैसे चलेगी यह पूरी तरह टीएन हाई टीवी का फैसला होगा। एक शर्त थी कि देखना फ्री होगा और फुटेज पूरी तरह से खुली और साफ होगी। जब सब खत्म हो जाएगा तो हर पैसे का 60% मुझे मिलेगा, 40% टीएनएचआई टीवी को। बॉस, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, क्या स्टेशन डायरेक्टर को इससे कोई दिक्कत होगी? फीमेल रिपोर्टर ने थोड़ा घबरा कर पूछा। दिक्कत? ये नॉर्थ स्टार एकेडमी का टॉप स्कॉलर है। उसकी स्ट्रीम ज्ञान की लड़ाई है। एक जनरेशन के सबसे होशियार दिमागों का टकराव है। क्या इससे अच्छा लाइव स्ट्रीम का आइडिया हो सकता है? मैनेजर बाय बहुत खुश था। नेगोशिएशन टेबल की सारी परेशानी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जाओ सबको बता दो, कॉन्फ्रेंस रूम में पूरे स्टाफ की मीटिंग है। लाइव स्ट्रीम डिपार्टमेंट अभी। इस साल सबका बोनस इस बात पर निर्भर करता है कि हम यहाँ क्या करते हैं। मीटिंग रूम में जब मैनेजर बाई ने सब कुछ समझा दिया तो ज्यादातर स्टाफ समझ गया कि वह किस चीज को देख रहे थे। ये आसमान से गिरने वाला पैसा था। कितना वह पकड़ते हैं ये पूरी तरह उन पर था। पहला काम, ये खबर फैलाओ कि हमने एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स ले लिए हैं। बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुद हमारे पास आएंगे। इस कहानी का ऑनलाइन असर इतना बड़ा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन बॉस, अगर हम ब्रॉडकास्ट राइट्स को आगे बेचते हैं तो क्या हम अपना ट्रैफिक भी बांट नहीं देंगे? किसी ने पूछा। मैनेजर बाई ने जवाब दिया, हम एक टीवी स्टेशन है। हम कभी भी यंग ऑनलाइन ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में अच्छे नहीं रहे हैं। इस इवेंट की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमारे लिए ट्रैफिक दूसरी चीज है, पैसा ही सब कुछ है। शानदार बॉस, लेकिन लाइव चैलेंज के कनेक्शंस हमारे चैनल से ही होने चाहिए। हम ऐसी विजिबिलिटी नहीं दे सकते। सब कुछ बेच दो तो उसकी कीमत कम हो जाती है। उनको फुटेज दो, कनेक्शन चैनल अपने पास रखो। फिर एडवर्टाइजिंग का हिस्सा है। हम एक ब्रॉडकास्टर हैं, हमें अपने स्पॉन्सर्स को ध्यान से चुनना होगा। हम यहाँ थोड़ा पैसा छोड़ सकते हैं, वरना ऊपर वालों को समझाना मुश्किल होगा। रूम में हर इंसान तेजी से नोट्स ले रहा था और अपने साल के आखिरी बोनस के सपने देख रहा था। ऑनलाइन के अलावा ग्राउंड पर भी पैसा कमाया जा सकता है। कोल ने खुद कहा था कि जगह बड़ी होनी चाहिए, पूरे 360 डिग्री व्यू के साथ। हम उसको बिल्कुल वही देंगे। बॉस, आप एंट्री फीस लेने का तो नहीं सोच रहे हो ना? एंट्री फीस? हम एक टेलीविजन स्टेशन है, हमारे कुछ रूल्स हैं। हम आम लोगों की जेब नहीं काटते, तो हम ग्राउंड पे पैसा कैसे कमाएंगे? शॉर्ट वीडियो अभी बहुत चल रही है, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हर जगह हैं। कौन नहीं चाहेगा लाइव स्ट्रीम वेन्यू की ग्राउंड से फुटेज? हम उनको खुद स्ट्रीम करने देंगे, फीस लेकर। उनको दूर रहना होगा और कोल की स्ट्रीम में दखल नहीं देना होगा। सिक्योरिटी के साथ इस पर बात करो, बजट में कमी मत करना। बॉस, आप जीनियस हो, उसके एक स्टाफ ने बहुत तारीफ करते हुए कहा। सब लाइसेंसिंग, स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइज
और पेड ऑन साइट फिल्मिंग, ये सब एक साथ चल रहे थे। मैनेजर बाय, ये कहना पड़ेगा, बहुत तेज था। जब मैनेजर बाय का पहला प्लान बन गया तो मैं खुश था। नाम और पैसा, दोनों की अपनी कीमत होती है, लेकिन इंसानियत के फ्यूचर के लिए मुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। मैं स्ट्रीम को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जो लोग मुझे चैलेंज करने वाले थे वो तैयार होकर आएंगे, और इसका मतलब था कि मुझे भी तैयार रहना होगा। सबसे पहले मैंने अपने नए कमाए हुए 10,000 प्रेस्टीज पॉइंट्स को अपनी ताकत बढ़ाने में लगा दिया, खासकर मैथ और फिजिक्स पर। ये दो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल चैलेंजेस लाएंगे। मैथ में 64 और फिजिक्स में 63 पॉइंट्स के साथ मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता था। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद मैंने बचे हुए 500 प्रेस्टीज पॉइंट्स खर्च किए। शॉप से 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड्स खरीदे, बैकअप के लिए। बस अगर किसी जरूरी वक्त पर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे तो। ये सब तैयार होने के बाद मैं पीछे होकर आराम करने लगा। बस इंतजार कर रहा था कि हर उस चैलेंजर को हरा दूं जो आने की हिम्मत करेगा। लेकिन मेरे आसपास के लोग बहुत परेशान थे। स्टेला ने तो स्ट्रीम में शामिल होने और मुश्किल सवालों का सामना करने में मेरी मदद करने की पेशकश भी की। मैंने उसे मना कर दिया। मेरी शानदार यूनिवर्सिटी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कितनी सारी लड़कियां थीं जिन्हें इम्प्रेस करना था। यह सब मेरे आगे था, मैं बंद कर नहीं रह सकता था। वैसे भी मैं पहले ही दूसरे लड़कों से काफी जलन पैदा कर रहा था, इसे और खराब करने का कोई फायदा नहीं था। वह दिन आखिर आ ही गया। मैं टीएन हाई टीवी पर पहुंच गया, जैसा कि वादा किया था। जगह थी हेशियन ग्रैंड प्लाजा का सेंटर, स्टेशन के बिल्कुल सामने। टीएन हाई टीवी के साथ काम करना सही फैसला था, इसमें कोई शक नहीं था। हर तरह का प्रोफेशनल सामान, पूरी सिक्योरिटी चेक और टेक्निकल तैयारी। प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल काम कर रहे थे। मिस्टर कोल, तैयार हो? मैनेजर बाई ने पूछा। बिल्कुल, मैं पूरा रिलैक्स दिख रहा था। और हम लाइव जाते हैं। सब डिपार्टमेंट्स की आखिरी जांच। काउंटडाउन 1 मिनट में शुरू होगा। मैं तुरंत स्क्रीन पर नहीं आया। एक होस्ट ने पहले ऑडियंस को बताया कि स्ट्रीम किस बारे में है और चैलेंजेस कैसे होंगे। बिना किसी देरी के आज के स्टार को स्टेज देते हैं। टीएन हाई का पहला टॉप स्कॉलर, नॉर्थ स्टार ने जब से अपना अलग एडमिशन प्रोसेस शुरू किया है, तब से पहला परफेक्ट स्कोर पाने वाला। और टीएन हाई में सबसे हैंडसम नौजवान के रूप में मशहूर कोल गू। मेरी भौहें दूर के पहाड़ों जैसी, आंखें सितारों जैसी, चेहरा साफ और गर्व से भरा, और होंठों के कोने पर एक मुस्कुराहट। एक सादी सफेद शर्ट, एक आम स्टूडेंट जैसा दिखने वाला, फिर भी मैं नीले आसमान से भी ज्यादा चमक रहा था। मैं दोपहर की धूप में खड़ा था, जवान, चमकदार, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को सिर्फ अपनी मौजूदगी से बेहतर बना देता है। ओह वाओ, वह कितना खूबसूरत है, मुझे बचाओ। इतना अच्छा दिखने वाला इंसान धोखा नहीं कर सकता, वह लोग बस जलते हैं। क्या खूबसूरत और होशियार होना जुर्म है? कमेंट्स तुरंत हर स्ट्रीम रूम में भर गए। जो कुछ भी कहना जरूरी था वह मैं पहले ही उस नॉर्थ स्टार फोरम पोस्ट में लिख चुका था, और होस्ट ने बाकी सब बता दिया था। तो चलो सीधे शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ ऐसा लाए हो जो मेरे वक्त के लायक हो। मैं सच में नहीं चाहता था कि मेरा पहला लाइव स्ट्रीम बिल्कुल बोरिंग हो। अब भी इतना घमंडी। कोल, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता हूँ। इस हिम्मत के नतीजे होंगे। इंतजार है कि यह उसके चेहरे पर फट जाए। सच कहूँ तो एक धमाका बेहतर कंटेंट बनाएगा। दुख की बात है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि उसे चैलेंज भी नहीं कर सकता। अभी मेरे पास कमेंट्स के लिए वक्त नहीं था। नियमों का पालन करते हुए मेरा पूरे शरीर का स्कैन हो रहा था, यह कंफर्म करने के लिए कि मेरे पास कोई छुपा हुआ कम्युनिकेशन या स्मार्ट डिवाइस नहीं है। बिना किसी रुकावट के चेक पास करने के बाद मुझे आखिरकार डिट्स की ताकत का एहसास हुआ, क्योंकि उन स्कैनर्स में से कोई भी ये नहीं बता पाया कि मेरी उंगली में जो सादी सी अंगूठी थी उसमें एक सुपर एआई था। हालांकि डीआईटीएस की अभी की ताकत के साथ ये असली स्ट्रीम के दौरान ज्यादा मदद नहीं कर पाता। मैं बस इसे पहनने का आदी हो गया था। यदि ये एक सिस्टम क्रीचर था, इसे हमेशा पहने रहना चीजों को आसान बनाता था। ठीक है, हम स्ट्रीम से एक कमेंट चुनकर उसका जवाब देंगे। जो चाहो कहो, भेज दो। बस याद रहे, मैं सिर्फ टीएनएच टीवी के मेन स्ट्रीम रूम के कमेंट्स देख सकता हूँ। चैलेंजर फेस ऑफ्स तो मेन इवेंट थे, लेकिन घर से देखने वाले आम व्यूअर्स को भी थोड़ा अटेंशन मिलना चाहिए था। इसलिए यह कमेंट रिस्पॉन्स का हिस्सा, एक जिसे ज्ञान की लड़ाई कहा जा रहा है, फिर भी इसे सर्कस की तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। स्पॉन्सर्स, सब लाइसेंसिंग, सब कुछ। क्या मिस्टर कोल को सच में इतना पैसा पसंद है? क्या ये थोड़ा बेइज्जती वाला नहीं है? पता नहीं टीएन हाई टीवी ने ड्रॉ में गड़बड़ की थी या मेरी किस्मत ही खराब थी। इतने सारे तारीफ वाले कमेंट्स में से यही वाला चुना गया। मैंने अपना गला साफ किया। हाँ, मुझे पैसा चाहिए। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर डॉलर सीधा मेरे पास आए। मिस्टर कोल बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आप समझोगे, हर पैसा जो मैं कमाऊंगा वह आखिरकार इस दुनिया में वापस आएगा और आप सब तक पहुंचेगा। मैं पैसा कमाता हूँ इंसानियत के फायदे के लिए, अपने फ्यूचर के दरवाजे खोलने के लिए। मिस्टर कोल शायद इतने भी ईमानदार नहीं है। आगे का रास्ता रिसर्च की तरफ जाता है, ये तो पक्का है। क्या आपको पता है रिसर्च कितनी महंगी होती है? क्या आपको पता है एक चिप बनाने में कितना खर्चा आता है? एक नई दवा मार्केट में लाने में, एक नया मटेरियल बनाने में, दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को अपने पास रखने के लिए। हम हर बार सरकार से भीख नहीं मांग सकते जब हमें कुछ काम करवाना हो। मुझे कभी दूसरों पर डिपेंड करने की आदत नहीं रही।
मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया था, अपना पैसा खर्च करो या ज़्यादा से ज़्यादा अपने पापा का। यही एक तरीका है सच में आज़ाद महसूस करने का। तो मुझे बताओ, हम जैसे लोगों में क्या गलत है? साइंटिस्ट्स जो इंसानियत के फ्यूचर के लिए लड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, किसने डिसाइड किया कि हमें इजाज़त नहीं है? मिस्टर कोल को बातें करना ज़रूर आता है। हालांकि जो वह कहते हैं उसमें काफ़ी सच्चाई है, लेकिन आप अभी तक रिसर्चर नहीं हो, साइंटिस्ट तो दूर की बात है। ठीक है, हम और कमेंट्स बाद में लेंगे। अभी के लिए आज के पहले चैलेंजर का स्वागत करते हैं। हेलो कोल, मैं डोंगरी यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स का डॉक्टरल कैंडिडेट हूँ। एक प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक डॉक्टरल कैंडिडेट, मेरा चेहरा थोड़ा तेज हो गया। यह एक शुरुआती चाल थी जो मुझे पीछे धकेलने के लिए बनाई गई थी। आज आने वाला हर चैलेंजर टॉप लेवल का होगा, सब 26 साल से कम उम्र के जवान टैलेंट। उन सब ने पहले नॉर्थ स्टार फोरम के बेयर मेंबर्स द्वारा बनाया गया एक क्वालिफाइंग एग्जाम दिया था, और सिर्फ वही लोग जिन्हें पास किया गया था उन्हें आज कनेक्ट होने की इजाजत मिली थी। यह नॉर्थ स्टार की इज्जत बचाने के लिए था। मैं आखिरकार अभी भी टॉप स्कॉलर था। कोई भी ऐसे ही आकर मुझ पर सवाल नहीं फेंक सकता था। क्वालिफाइंग राउंड पास करने के बाद भी नॉर्थ स्टार फोरम की टीम ने आखिरी जांच की थी। ज्ञान की लड़ाई का वादा किया गया था और ज्ञान की लड़ाई ही होनी थी। आगे बढ़ो, मैथ के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये साबित करो कि 5 से बड़ा कोई भी इंटीजर 3 प्राइम नंबर्स के जोड़ के रूप में दिखाया जा सकता है। मैं जम गया। ये बंदा यहाँ परेशानी पैदा करने आया था। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, है ना? क्या वह सच में फंस गया है? हाँ। उसकी सारी घमंड धरी रह गई। वह बिल्कुल चुप हो गया है। मैं बस कुछ सेकंड्स के लिए रुका ही था कि कीबोर्ड वॉरियर्स पहले ही टूट पड़े थे। पब्लिक एजुकेशन की हालत अभी भी बहुत पीछे थी। इतने सारे लोग गोल्डबर्ग्स कंजेक्चर को नहीं पहचान रहे थे और यह डॉक्टरल कैंडिडेट जानबूझकर चालाकी कर रहा था। अगर उसने इसे ऐसे कहा होता कि 2 से बड़ा हर इवन नंबर 2 प्राइम्स के जोड़ के रूप में दिखाया जा सकता है, तो सब इसे तुरंत पहचान जाते। गोल्डबर्ग्स कंजेक्चर, जिसे हम साबित कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को तुरंत 3 लेवल ऊपर उठा देगा। यह एक मशहूर अनसुलझा मसला है। क्या यह बंदा सच में यहाँ सिर्फ परेशानी पैदा करने आया है? ऑडियंस को आखिरकार समझ आने लगा था। मैंने साफ साफ कहा, मैं इसे अभी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, 3 साल के अंदर मेरे पास इसका प्रूफ होगा। मैंने यह सबसे आम लहजे में कहा, और यह शायद मेरी जिंदगी की सबसे हिम्मत वाली बात थी। 3 साल में गोल्डबर्ग्स कंजेक्चर को साबित करना, अगर मैं सच में यह कर पाया तो मैं मैथमेटिक्स के इतिहास में टॉप 10 में आ जाऊंगा और मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल से ज्यादा होगी। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? बिल्कुल पागल। मैं तुमसे किसी भी चीज पर शर्त लगाता हूँ, अगर तुमने सच में यह कर दिखाया तो मैं सर के बल खड़ा होकर मिट्टी खाऊंगा। आम जवान घमंड। हुआ कि अनगिनत होशियार दिमागों ने गोल्डबर्ग्स कंजेक्चर को पूरा साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जिस तरह से वह इसे नजरअंदाज करता है वह सच में अपमानजनक है। शायद वह सच में कर सकता है। इतना हैंडसम इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मॉड्स, क्या आप वहां हो? क्या हम इन बेवकूफों को बैन कर सकते हैं? वाइब खराब कर रहे हैं। ठीक है सब लोग, ये बंदा मिसोजिनिस्टिक है। मैंने इसका यूजर नेम सेव कर लिया है। मास रिपोर्ट करो चलो। ये हाई ट्रैफिक स्ट्रीम का तरीका था। होस्ट को मुश्किल से कुछ करना पड़ता था, बस 2 शब्द फेंको और कमेंट्स अपने आप चलने लगते थे। कोल, वह तो बस शुरुआत के लिए एक छोटा सा मजाक था। मैं असल में हाल ही में नंबर थ्योरी फंक्शंस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और जब मैंने यूलर की मशहूर आइडेंटिटी का तुम्हारा प्रूफ पढ़ा तो मैंने देखा कि तुम्हारा तरीका काफी नया था। मुझे पर्सनली तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं यहाँ ज्यादा एक साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ आइडियाज शेयर करने आया हूँ। आखिरकार मैथमेटिक्स जवान लोगों का खेल है। मैं मुस्कुराया। तुम्हें यह पहले बताना चाहिए था। मैंने सोचा तुम यहाँ लड़ाई शुरू करने आए हो। धन्यवाद सीनियर। आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो? मेरे प्रूफ में थोड़ा अलग तरीका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सच कहूँ तो यूलर का असली प्रूफ पहले ही बहुत अच्छा और साफ है। मैं कहूंगा कि दोनों लगभग बराबर हैं। आपने टैंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शंस की इन्फिनिट सीरीज शुरू की, फिर कोटेंजेंट सीरीज का इस्तेमाल करके प्रूफ पूरा किया। मैं सच में क्यूरियस हूँ कि ये आपको कैसे सूझा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो मैं अभी भी सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरे ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, तो मैं सिर्फ उसी से काम कर सकता था जो मेरे पास था, एक सब्स्टिट्यूशन लगाकर और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए काम करके। l'Hopital's रूल आपको जवाब तक पहुंचा देता है। जब आप इसकी गहराई में जाते हो तो यह बस एग्जाम के दौरान उसी वक्त प्रॉब्लम सॉल्व करना था। डॉक्टरल कैंडिडेट हंसा। कोल, तुम कस्से से थे। कोल, तुम कब से इतने नरम हो गए? तुम्हें सुनकर मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने फंडामेंटल्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स कभी पुराने नहीं होते। डॉक्टरल लेवल पर भी कभी कभी अंडर ग्रेजुएट क्लास में बैठना कुछ अनोखा शुरू कर सकता है, खासकर मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा कल्पना मांगता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना हमेशा आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। सच्ची सलाह। समझ गया। धन्यवाद कोल। अगर तुम कभी जापान आओ तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। तुम निराश नहीं होगे। मेरी आंखों में कुछ चमका। जापान के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स, मैंने सुना है कि वह बहुत से मर्दों की बकेट लिस्ट में होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारे डॉक्टरल दोस्त के इस डिपार्टमेंट में कोई कनेक्शन है। अच्छा, मैं अब आपका और वक्त नहीं लूंगा। अलविदा।
लाइन में खड़े बाकी चैलेंजर्स के लिए एक दोस्ताना याद दहानी, आपको मैथ के सवाल लाने की जरूरत नहीं है जब तक आप सच में दुनिया के अनसुलझे मसलों में से कोई एक पोल पर फेंकना नहीं चाहते। यह उसके आखिरी शब्द थे कनेक्शन काटने से पहले, और अगला चैलेंजर पॉइंट कैरी कंजेक्चर के साथ अंदर आया। मैं इतना चिढ़ गया था कि मैंने उसी वक्त एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड जला दिया। उसके बाद बचे हुए चैलेंजर्स साफ तौर पर घबरा गए थे। उनमें से कई तो अपने तैयार किए हुए प्रॉब्लम्स को पेश भी नहीं कर पाए, और इसके बजाय पहले डॉक्टरल कैंडिडेट की तरह बस मुझसे कुछ आम बातें की और फिर चुपचाप चले गए। जब मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी अपनी महारत दिखाई तो किसी भी स्ट्रीम रूम में एक भी इंसान मेरे टॉप स्कॉलर टाइटल की कीमत पर सवाल नहीं उठा रहा था। इसी बीच नॉर्थ स्टार फोरम पर स्टूडेंट्स ने पहले ही अपने असली नाम से माफी मांगना शुरू कर दिया था और वादा कर रहे थे कि सेमेस्टर शुरू होने पर मुझे खाना खिलाएंगे। रुको, हमने काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं, चलो कुछ और कमेंट्स लेते हैं जवाब देने के लिए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी ऑडियंस से अलग हो जाए, पूरा वक्त ऐसे प्रॉब्लम्स पर लगाए जिन्हें कोई समझ ना सके। ये सबकी सेल्फ एस्टीम पर चोट है। माफ करना, मुझे सब समझ आया, मैंने तो इसे खुद सॉल्व किया। स्ट्रीमर्स को हम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम इतने ही महान हो तो निंगन आओ, हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा स्पाइसी हॉटपॉट खिलाएंगे। स्ट्रीम को सवालों और नकली गुस्से से भरते देखकर मैं सच में खुश हुआ। आम लोग हमेशा उन्हें ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं जिन्हें जीनियस कहा जाता है। स्ट्रीमर स्ट्रीमर स्टार्टल्ड वाइल्ड गीज राइज बट कैनॉट फॉर्म देयर लेटर्स के बाद अगली लाइन क्या है? सर्च करना मना है। मैं इसे देखकर लगभग हंस पड़ा। क्या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बगावत कर रहे थे? अगली लाइन है, इस पल गिरे हुए पत्ते पतझड़ के ज्ञान से नशे में हैं। यह हुआंग तिंगजियन की एक कविता से है। बिल्कुल, ये फ्रेज एक पत्ता पतझड़ की खबर देता है, असल में हुआनंजी से आता है। हुआंग तिंगजियन उस पुराने रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। ये कितनी मुश्किल कविता है, उसे ये कैसे पता है? वह ह्यूमैनिटीज में भी स्ट्रांग है। ये बंदा सच में सब कुछ जानता है। वह लानती, वह अब से ऑफिशियली मेरा आइडल है। मैंने आगे कहा, मैं लैंग्वेज आर्ट्स में स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन क्लासिकल पोएट्री के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। आखिर मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लव लेटर्स लिखे हैं। स्टेला और आइरिस साथ में स्ट्रीम देख रही थी। जैसे ही स्टेला ने यह सुना उसका चेहरा पीला पड़ गया। हजारों लव लेटर्स, और उसे एक भी नहीं मिला था। आइरिस का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था, तो वह भी हजारों में से एक थी, और उसने तो इस बात पर अपने दिल को थोड़ी देर के लिए खुश होने भी दिया था। आइरिस, क्या कोल सच में एक प्लेयर है? स्टेला ने पूछा। आइरिस चुप हो गई। क्या यह पूछने की जरूरत थी? लेकिन उसने फिर भी अपनी दोस्त के लिए पूरी कोशिश की। तुम जानती हो कोल कैसे बात करता है? वह बस दिखावा कर रहा है। हजारों लव लेटर्स, अगर वह हर दिन एक लिखता तो उसको सालों लग जाते। ये हो नहीं सकता। सही कहा, स्टेला ने सर हिलाया। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि वह इतना अच्छा है। मैं उनमें से एक भी सवाल हल नहीं कर पाई और उसने हर एक का जवाब दिया, और मैं यहाँ उसे कई दिनों तक पढ़ा रही थी। मैं शर्म से मर सकती हूँ। इस तरह देखो, उसके पास पहले से ही यूनिवर्सिटी लेवल का ज्ञान है, और वह वहाँ सब्र से बैठा तुम्हें हाई स्कूल का मटेरियल समझाते हुए सुन रहा था। यह बताता है कि वह कितनी परवाह करता है। आइरिस को पता ही नहीं चला कि वह मेरी तरफ से सफाई कैसे देने लगी, लेकिन स्टेला का चेहरा खुशी से खिल उठा। क्या सच में ऐसा ही था? उसने उन 2 हफ्तों को याद किया जो मेरे साथ बिताए थे, और उसे बस मिठास महसूस हुई मुझे स्क्रीन पर देखते हुए। उसकी आंखों से तो जैसे ये छलक रहा था। वह कमाल का है। मैं सोचती हूँ उसके लव लेटर्स में क्या लिखा होता होगा। मैंने स्टेशन का प्रॉम्प्ट्स देने का इंतजार करना छोड़ दिया और खुद ही कमेंट्स के साथ बातें करने लगा। हाँ, मैंने अभी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा। मेरी अट्रैक्टिवनेस के लेवल पर लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं उनके पीछे नहीं। जिस लड़की को मुझसे लव लेटर मिलता है वो कोई आम इंसान नहीं होती। बताओ बताओ, किन लड़कियों को सच में मिला है? रोमांटिक गॉसिप हमेशा सबसे दिलचस्प कंटेंट होता था। प्लीडिंग से भरी स्क्रीन देखकर मैं उन्हें निराश नहीं करने वाला था। यह तब की बात है जब मैंने मिडिल स्कूल शुरू किया था। कुछ ऐसा जो मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या है उसकी पहली हलचल। मुझे बस इतना पता था, अगर मैं किसी ऐसी लड़की को जीत सकता हूँ जिसे कोई और नहीं जीत सकता, तो क्या यह साबित नहीं करेगा कि मैं कुछ खास हूँ? तो मैंने अपनी चाल चली। और क्या हुआ? क्या वह स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी? स्कूल ब्यूटी क्वीन, तुम मुझे सच में कम समझ रही हो। पूरे टीएन हाई में मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कोई लड़की उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, और किसी की भी उससे ज्यादा प्रेजेंस नहीं थी। तो क्या तुमने उसे जीत लिया? मैंने अपने होंठों को मुस्कुराहट में मोड़ दिया, बिल्कुल शांत रहते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा। मैं 12 साल का था। एक लाइन, साफ पानी से निकलता कमल, खूबसूरत, बिना किसी सजावट के, और वह पूरी तरह से बेचारी उसमें खो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में वह बस ऐसे ही काम कर गया। क्या क्लासिकल पोएट्री सच में इतनी पावरफुल होती है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बिल्कुल वही लाइन ट्राई की थी और कुछ नहीं मिला। तुम समझते नहीं हो। मैंने एक कैरेक्टर बदल दिया था। मैंने उसका नाम उस लाइन के अंदर ही छुपा दिया था, उसे उसके अपने नाम का मतलब दिखाते हुए। मेरे जैसे अटेंटिव, टैलेंटेड और अच्छे दिखने वाले के साथ वह कैसे मना कर सकती थी? मैं सच में टीएन हाई से हूँ, हम एक ही मिडिल स्कूल में भी थे। कोल, क्या तुम आइरिस लिन की बात कर रहे हो? मैं भी टीएनआई नंबर 1 में गया था। जैसा मुझे याद है, आइरिस लिन ने मिडिल स्कूल में कभी किसी को डेट नहीं किया। वह पढ़ाई में डूब गई थी और थोड़े टाइम बाद मुश्किल से दिखती थी।
कमेंट्स को चीजें जोड़ते हुए देखकर मैं जानता था कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। मैंने जल्दी से टियनहाई टीवी के क्यू से अगला कमेंट उठाया। वह सब अब पुरानी बात हो गई है। जवानी के एहसास हवा की तरह उड़ जाते हैं। चलो देखते हैं स्ट्रीम में हमारे लिए और क्या दिलचस्प सवाल हैं। वापस स्टेला के घर पर स्टेला ने आइरिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरा कंफ्यूजन था। आइरिस, तुम और कोल मिडिल स्कूल में एक दूसरे को पसंद करते थे?